तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं एसएससी के इस नेक्स्ट जो पेपर आपका हुआ है इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो देखें जरा, सबसे पहले आपके बीएम के क्वेश्चंस आपके सामने दिखाए गए हैं। तो सवाल नंबर पहला क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लो हीट सीमेंट। अब जानते हैं कि आईएस कोड 12600 के अकॉर्डिंग हमारी जो है लो हीट सीमेंट को स्पेसिफाइड किया गया है। उसमें क्या बोला गया है कि लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस वेरी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। आप जानते हैं कि सीमेंट में हमारा C2S का परसेंटेज ज़्यादा होता है और C3S का परसेंटेज कम होता है। इस सीमेंट में हम क्या करते हैं, C2S का परसेंटेज हम क्या करते हैं ज़्यादा कर देते हैं और C3S का परसेंटेज में कम कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें लो हीट प्रोड्यूस होती है। और उसके साथ साथ हम इसमें एक चीज़ और कम कर देते हैं, C3A की मात्रा भी क्या करते हैं, कम, क्योंकि ये भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों को कम कर दिया, ये बढ़ा दिया। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, सही, कि लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस वेरी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिल्कुल ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीट लाइक डैम, ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप जानते हैं कि डैम वगैरह के लिए यानी मास कंक्रीट के लिए यूज होती है, जैसे कि रॉक फाउंडेशन हो गई, डैम हो गया, ठीक है ना। इट इज सेट फास्टर देन ओपीसी, कह रहा है कि हमारी ओपीसी सीमेंट से जल्दी फास्ट सेट हो जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आप जानते होंगे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कितना है, 60 मिनट है, जबकि ओपीसी कितना है, 30 मिनट है। तो हम आंसर लेंगे इसमें 1 और 2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन 1 और 2 क्या है हमारे इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो जिस ऑप्शन में आपको 1 और 2 दे रखा है उसको आप सही मार्क कर लीजिए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये बोला गया है कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के बारे में हमें बात करनी है। तो आप जानते हैं कि 60 से 65% ये होता है, तो मैं लगा दूं यहाँ पर 62%। सिलिका 17 से 25% होता है, तो मैं लगा दूं 22%। एल्यूमिना होता है हमारा 3 से 8% तक, तो इसमें से मुझे एक लगाना है। और आयरन ऑक्साइड, तो अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन की मदद लेता हूँ, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो हमारा Fe2O3 0.5 से लगभग 6% तक होता है और एल्यूमिना 3 से 8% तक होता है। तो अब मैं इसके लिए ऑप्शन में जाऊंगा, तो देखें जरा, ए का दूसरा लगाना है और बी का पहला। तो ए का दूसरा, बी का पहला, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी का तीसरा और डी का चौथा। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आंसर आएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला। बोला गया है कि हमारा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन काम करता है, हमारा C3S काम करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए C2S करता है। क्विक रिएक्शन विद वाटर के लिए C3A करता है। कलर और माइनर स्ट्रेंथ के लिए काम करता है C4AF। तो 1 का 1, 2 का 2, यानी सिमिलर मैच कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला। इसमें बोला गया है कि देखें हमारे पास L1 L2 एक कोड दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, एक कोड दे रखा है। तो इस कोड में हमें मैच कराना है कि बताइए कौन किससे मैच करता है। तो देखें L2 क्या बोला है, मैच लिस्ट ग्रेड ऑफ मोटर दे रखा है और उसकी स्ट्रेंथ दे रखी है। तो L2 जो है, L2 ग्रेड का मोटर होता है, उसकी स्ट्रेंथ होगी, आपको याद रखना है 0.5 मेगा पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। और L1 की हमारी होती है 0.7, ठीक है ना। अगर हमारा M2 ग्रेड का है तो होगा इसका 2 से 3, 3 से 5, तो इसका 2 से 3। और M1 का होगा हमारा 3 से 5। तो इसमें लगा देंगे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे देखते हैं 5वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मोटार इन बाइंडिंग मटेरियल, कह रहा है बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर कौन सा मोटार नहीं है। लाइम मोटार, लाइम हो गया इसके अंदर बाइंडिंग, तो लाइम मोटार तो होता है। सुर्खी में हमारा सुर्खी मोटार आपने सुना होगा, है ना, तो ये भी हमारा होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर रुकते हैं। सीमेंट का मोटर, ये भी हमारा होता है। बिटुमेन मोटर, आपने देखा होगा हम बिटुमेन मोटर कहीं पर यूज नहीं, मतलब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज करते हैं। तो ये बोला गया है कि बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा मोटर नहीं है। तो इसमें मैं बी और डी में से एक लगाना चाहूँ, तो सुर्खी मोटर तो होता है, अक्सर आपने सुना भी होगा, लेकिन आपने बिटुमेन मोटर नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे मत सोचिएगा कि सर हाईवे में तो हमने पढ़ा था कि बिटुमेनियस कंक्रीट करते हैं, तो वो भी एक तरीके का मिक्स है, पर वो मोटार नहीं है, मसाला नहीं है, मतलब जैसे हम चिनाई वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे देखें नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिपेयर्ड यूजिंग बर्न्ट क्ले, कह रहा बर्न्ट क्ले का पाउडर की फॉर्म में अगर होगा तो बर्न्ट क्ले में सीमेंट में तो यूज करते नहीं है, लाइम में यूज करते नहीं है, जिप्सम में यूज करते नहीं है। तो बर्न्ट क्ले मतलब जली हुई मिट्टी को पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं, किसमें, हम सुर्खी मोटर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोटर इज इनकरेक्ट, कह रहा मोटर के केस में कौन सा गलत है। तो देखें, मोटर में पानी होता है, सही बात है, मोटर कंटेन्स वाटर। मोटर मेक ब्रिक डैम प्रूफ कह रहा है ब्रिक में मोटर जो है ब्रिक को डैम प्रूफ बनाता है। थोड़ी देर रुकते हैं इसके लिए, आगे बढ़ते हैं। मोटर इज यूज फॉर बाइंडिंग ब्रिक एंड स्टोन, कह रहा मोटर जो है ब्रिक और स्टोन को बाइंडिंग करने का काम करता है, बिल्कुल ठीक है। मोटर जो है जॉइंट्स को फिल द जॉइंट्स बिटवीन मेजनरी और मेजनरी यूनिट्स, कह रहा है मोटर चिनाई की इकाइयों के बीच का जोड़ होता है उनको भरता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोटर हमारा जो है डीपी डैम प्रूफ कोर्स के लिए ये मतलब नहीं करेगा, मतलब ब्रिक को डैम प्रूफ नहीं बना पाएगा,
ठीक है ना, ब्रिक को डैम प्रूफ नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। आगे देखें नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन ऑफ मोटार इन इन मेजनरी। कह रहा है मेजनरी में क्या फंक्शन है मोटार का, कह रहा है कि बाइंडिंग मेजनरी यूनिट, मेजनरी यूनिट को जोड़ना, जॉइंट को फिल करना, और प्रोवाइडिंग स्मूथ एंड सरफेस इन प्लास्टरिंग। देखा हमारे जब मोटार से हम जब चुनाई करते हैं तो हमारी जो सरफेस होती है हमको कैसी मिलती है, स्मूथ मिलती है, तो ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ स्मूथ का मतलब जैसे इस ऑप्शन में आप बहुत ज़्यादा इफ एंड बट मत कीजिए, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन हमारे एग्जैक्ट मिल चुके हैं। तो प्रोवाइडिंग स्मूथ सरफेस इन प्लास्टरिंग, अब आप देखें सर, आप कहेंगे सर कहाँ मिलती है ब्रिक, मतलब जोड़ने के मोटार का फंक्शन ये कहाँ है ऐसा कि स्मूथ सरफेस देना। मैं आपको ऐसे देखिए, आप क्या कहते हैं, आप इस स्टेटमेंट ऐसे समझ सकते हैं कि हमने चिनाई की तो दीवार की दो सरफेस होती हैं, एक फेसिंग होती है, एक बैकिंग होती है। तो आप कहेंगे सर देखिए बैकिंग की तरफ आप देखिए कितना उबड़ खाबड़पन होता है। फिर मैं आपसे ये भी कहूँगा बेटा फेसिंग की तरफ देखो आप, कि फेसिंग की तरफ हमारा मोटार जॉइंट से हमने कितनी सर दीवार को हमने एकदम बिल्कुल प्लेन बनाया हुआ है और हम अच्छे से वहाँ मोटर अप्लाई कर पाते हैं। फिर आप कहेंगे सर अंदर वाली सरफेस का क्या, तो मैंने कहा ना कि हमने इस ऑप्शन को जो लिया है ना वो एग्जैक्ट इस तरह से लिया कि हमारे दो ऑप्शन तो एग्जैक्ट मैच कर ही रहे हैं, तो हम कहेंगे ये भी पूरी तरीके से मतलब गलत तो नहीं है, तो हमारे कहेंगे हम ये इसको भी प्रीफर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कि एक सरफेस को ही हमको प्लेन जैसी बना के देता है ताकि हम प्लास्टर आसानी से कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, बोला गया कि मेजनरी इन रिच सीमेंट मोटार थ्रो हैव गुड स्ट्रेंथ एंड हाई श्रिंकेज इज मच लाइबल टू सरफेस क्रैप। कह रहा अगर आप मेजनरी करते समय आप रिच सीमेंट लेते हैं, रिच सीमेंट मोटर मतलब जिसमें सीमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है अच्छी स्ट्रेंथ तो मिलेगी, लेकिन श्रिंकेज कैसा मिलेगा हमको, हाई मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट। लाइम मोटर पजेस पुअर वर्केबिलिटी, ये कह रहा है कि लाइम मोटर जो हमारा है ना वो पुअर वर्केबिलिटी देता है, ये ध्यान रखेंगे, लाइम मोटर की वर्केबिलिटी अच्छी होती है ना, और लाइम सीमेंट हो तो और अच्छी होती है, मतलब अगर सीमेंट में लाइम मिला दें तो हमारी वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है, ध्यान रखना है। हालांकि लाइम की वर्केबिलिटी अच्छी होती है और पुअर वाटर रिटेंटिविटी कह रहा है कि हमारा ये इसमें वाटर रिटेंटिविटी मतलब ये पानी को मतलब जो है अंदर अपनी सरफेस के अंदर आने देता है, एंड ऑल्सो सफर हाई श्रिंकेज। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट है पुअर वर्केबिलिटी कहना गलत है, पुअर वाटर रिटेंटिविटी कहना गलत है, तो इसका दूसरा हो जाएगा गलत। मेजनरी सीमेंट मोटर हैज बेटर रेजिस्टेंस, कह रहा है मेजनरी लाइम मोटर, अगर आप लाइम मोटर से अगर आप बेटर रेजिस्टेंस दे रहे हैं अगेंस्ट द पेनिट्रेशन, तो देखो भाई ये स्टेटमेंट सही है, कह रहा है कि अगर आप बेटर रेजिस्टेंस दे रहे हैं क्या, रेन पेनिट्रेशन, अगर रेन पेनिट्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहे हैं, जाहिर सी बात है मुझे ये स्टेटमेंट गलत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पुअर वाटर रिटेंटिविटी होती है, ठीक, एंड लेस लायबल टू क्रैक, और ये जो है कम क्रैक होता है, एंड व्हेन कंपेयर टू मेजन, कह रहा है सीमेंट मोटर के तुलना में ये कम क्रैक करता है, पेनिट्रेशन रेन का अच्छा बेटर रेजिस्टेंस है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये था 9, ठीक है ना, डी हो गया। आगे देखें अगला सवाल क्या कह रहा है कि फॉर आइडेंटिकल स्ट्रेंथ द कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटर इज प्रीफर्ड ओवर सीमेंट मोटर। कह रहा है कि आपको एक समान मजबूती के लिए साधारण सीमेंट मोटर की तुलना में आपको सीमेंट चूना मोटर यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी सीमेंट लाइम मोटर आपको स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन सीमेंट मोटर आपको स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन सीमेंट लाइम अगर यूज करेंगे तो आपको प्लास्टिक अच्छी मिलेगी, आपको वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है, आप वर्क आप आसानी से कर पाएंगे, तो ये हमारा और सेम स्ट्रेंथ भी रहेगी, तो ये सही है। कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटर हैज हायर ड्राई श्रिंकेज देन सीमेंट मोटर। कह रहा है कि जो अगर आप कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटर यूज करेंगे तो उसमें हायर ड्राई श्रिंकेज होगा, नहीं, हायर ड्राई श्रिंकेज नहीं होगा, लेस ड्राई श्रिंकेज होगा, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी आप सीमेंट लाइम मोटर यूज करेंगे तो आपका ड्राई श्रिंकेज कम होगा, वर्केबिलिटी अच्छी होगी, वाटर रिटेंटिबिलिटी अच्छी होगी। आप ऐसे एरिया जहां पर आपको वाटर लॉग्ड है वो वहां आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कंडीशंस है इसमें, और श्रिंकेज उसका कम होगा, तो इसमें कहेंगे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, स्टेटमेंट की क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बिल्कुल सही बात है, ये दो लोगों के बीच में हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन, कौन है कॉन्ट्रैक्टर, वो पर्सन है फिर्म ऑन पार्टी डेट परफॉर्म कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, सप्लाई मटेरियल सप्लाई करते हैं, कैरेज अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। तीसरा क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी इज बॉन्डेड टू एग्री वाइल अदर पार्टी हैज नो रोल ऑन पेमेंट।
दोनों बाउंडेड होते हैं, एक का रूल नहीं है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा क्या है, सत्य है। दूसरा बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टेक्नोलॉजी है बार चार्ट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज करते हैं। इट इज़ सिंपल टू ड्रॉ द, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान होता है बनाना, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। इट क्लियरली शोज द प्रिस्क्राइब्ड competitions पीरियड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। इट इज नॉट एडवांटेज बोला गया ना, तो बोला ये विभिन्न क्रियाओं के निर्धारित पूर्ति अवधि को स्पष्ट दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। आपका कौन कौन सा एक्टिविटी, एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन के बाद कॉन्क्रीटिंग है, प्लेसमेंट ऑफ सॉरी प्लेसमेंट ऑफ एनफोर्समेंट है, प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ों को स्पष्ट दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। इट ऑलवेज शोज द कंप्लीट प्रोग्रेस ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट। हाँ, ये हमेशा आपसे प्रोग्रेस को नहीं बता सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा एडवांटेजेस नहीं है, ये प्रोग्रेस को नहीं बता पाता है, इंटरलेशन अरेंजमेंट इसमें नहीं होता है। चलिए, कोहेजन लेस सॉइल है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अंडर द नॉर्मल स्ट्रेस 100 kPa। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज गिवन हियर 100 kPa। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू दी गई है 100 kPa, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछा गया है, क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। आपसे फाई पूछा गया, टाउ की वैल्यू 100, कोहेजन ले सॉइल है तो सी की वैल्यू 0, तो 100 tan फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका मतलब tan 45 डिग्री का होता है, तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। सही जवाब होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। शियर स्ट्रेंथ द प्योर कोहेजन सॉइल अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, क्यू यू क्या होता है, क्यू यू दिया हुआ है आपको 100 kPa अनकन्फाइंड टेस्ट। ड्राई एक्जेल टेस्ट किया गया उसी का, तो सिग्मा 3 कन्फाइनिंग जो है आपका, कन्फाइनिंग आ गया 50 kPa। आपसे पूछा गया है डेविएटर स्ट्रेस यानी सिग्मा डी पूछा गया है। व्हाट इज सिग्मा डी, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। इसके लिए मुझे सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा। सॉइल कैसा है, प्योर क्ले है, प्योर क्ले का फाई कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2 सिग्मा 1 50 tan 45 0 1 हो गया प्लस 2c सिग्मा यू दिया हुआ है, और सिग्मा यू ही तो 2c होता है, अरे बोलो ना। अनकन्फाइंड इज इक्वल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ सी यू होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2u, तो ये हो गया आपका 2c की वैल्यू कितनी दी गई है, द शियर स्ट्रेस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट 100 दिया गया है, बिल्कुल, तो 2c इज इक्वल टू 100 हो गया, करेक्ट। तो सिग्मा 1 कितना हो गया आपका 150 kPa। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेविएटर स्ट्रेस, सॉरी, सिग्मा 1 की वैल्यू हो गई अच्छा, शियर स्ट्रेंथ दिया गया है, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू सी होता, अरे नहीं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्योर अनकन्फाइंड कंप्रेस, शियर स्ट्रेंथ दिया गया अनकन्फाइंड का, टाउ इज इक्वल टू सी हो जाता है, तो ये हो गया 100 kPa। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो अनकन्फाइंड टू सी है तो ये हो जाएगा 200, ठीक है जी। आपको अनकन्फाइंड टेस्ट हुआ है तो उसमें आपको शियर दिया है, तो शियर टाउ इज इक्वल टू सी होता है क्ले के लिए,
तो जब हम सी आपका और अनकन्फाइंड टू सी हो जाता है तो ये 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 200 प्लस 200 250 250 माइनस 50 इज इक्वल टू 200 kPa। तो सही जवाब हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड 3 mm का थ्रेड बनाएंगे क्रम्बल होगा, तो उसमें जो वाटर कंटेंट निकालते हैं प्लास्टिक लिमिट, यह है डेफिनेशन है प्लास्टिक लिमिट का। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशंस रिगार्डिंग द कुलमान्स वेज थियरी। कुलमान्स वेज थ्योरी हम अर्थ प्रेशर में रैंकाइन और कुलमान थ्योरी पर, तो उसके एजम्पशंस दिए गए हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम एट एवरी एलिमेंट विद इन द सॉइल। एवरी एलिमेंट का हम स्टडी करते हैं रैंकाइन में, कुलमान्स में हम होल बॉडी का हम करते हैं एनालिसिस। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत है। एवरी एलिमेंट फॉर द रैंकाइन नॉट फॉर कुलमान्स। देयर इज इक्विलिब्रियम ऑफ द होल ऑफ द मेटेरियल, बिल्कुल सही बात है, होल ऑफ द मेटेरियल की बात। दिस इज बेसिक एलिमेंट करते हैं रैंकाइन में, होल करते हैं कुलमान्स में। बैकफिल इज वेट कोहेसिव आइडियल, बैकफिल वेट नहीं ड्राई होता है और कोहेजनलेस होता है, ये भी गलत है। वॉल सरफेस इज रफ, बिल्कुल सही बात है, कुलमान्स में वेट रफ होता है, रैंकाइन में स्मूथ होता है। तो स्टेटमेंट दूसरा और चौथा सही जवाब है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्थ प्रेशर, तो बिल्कुल आसान सवाल है, सबसे ज़्यादा होता है पैसिव, फिर आपको किसमें पूछा है देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, पैसिव, एट रेस्ट, एक्टिव। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुलमान्स ग्राफिकल मेथड। कुलमान्स ग्राफिकल मेथड के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कुलमान्स ग्राफिक मेथड्स कैन बी यूज्ड व्हेन द बैकफिल सरफेस इज ब्रोकन और इरेगुलर, बिल्कुल सही बात है। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड व्हेन द बैकफिल सरफेस इज प्लेन इंक्लाइंड सरफेस, ऑल्सो लिखा, ओनली लिखा है, तो सही बात है, ठीक है ना। ये हम प्लेन भी कर सकते हैं, इंक्लाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर लेयर्ड बैकफिल हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। कुलमान्स ग्राफिकल मेथड एप्लीकेबल ओनली लिख दिया भाई, ओनली लिखा है तो गलत हो गया। इंक्लाइंड के साथ भी होता है, तो पहला चौथा गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा इज द करेक्ट आंसर। अगर ओनली नहीं लिखता तो ये भी सही हो जाता। चलिए, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, आपको बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सेटलमेंट ऑफ फेलियर फाउंडेशंस में अकर ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द सबसॉइल मॉइस्चर। बोला न्यू पर बैठना है, सेटलमेंट हो रहा है, सॉइल की मृदा की नमी निकल जाने के कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, पानी निकलेगा तो सेटलमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये बात सही है, आपको बताना क्या है, गलत बताना है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट दिखाना, इस बात को ध्यान देना, कभी कभी करेक्ट पूछता है, कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है, तो ये बात सत्य है। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सॉइल्स में लीड टू फेलियर ऑफ फाउंडेशंस, तो पहला वाला सत्य है। अनइक्वल सेटलमेंट लीड टू द फेलियर ऑफ फाउंडेशन, बिल्कुल अनइक्वल सेटलमेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, तो यही बात सही है। लेटरल स्केप ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल कैन कॉज फाउंडेशन फेलियर, लेटरल स्केप यानी सहारा देने वाली जो मृदा है उसकी पार्श्व दिशा में खिसना नींव की विफलता का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, बन सकता है। स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन सॉइल इज कॉल्ड शियर फेलियर, जब स्लाइडिंग होगा तो उसको शियरिंग फेलियर बोलते हैं। चारों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फॉर अ proposed building, raft foundations, isolated footing and combined footing are being considered. These foundations are to be listed in the descending order of preference in terms of preference. Which of the following is the correct order? तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, राफ्ट, कंबाइंड और आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। द फ्लोटिंग फाउंडेशन, फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होता है कि जैसे जो वेट हमारे स्ट्रक्चर का है, ठीक है ना, और आपने उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए जितना आपने मिट्टी को एक्सकेवेट किया है, उस मिट्टी के एक्सकेवेट दोनों का वेट सेम हो, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर प्लस फुटिंग फाउंडेशन, उसका वेट और जितना मिट्टी हटाया होता है, दोनों को हटाएंगे तो क्या होगा, नेट प्रेशर क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। दिस इज द कंडीशंस टू फ्लोटिंग। तो ऑब्वियस बात, दोनों का वेट सेम है तो नेट सॉइल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयर आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी।
प्लेट लोड टेस्ट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। बिल्कुल सही बात है, प्लेट लोड से हम शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट रिकॉर्ड द टोटल सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट इन अ क्ले सॉइल। प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट रिकॉर्ड द टोटल सेटलमेंट। हाँ, प्लेट लोड टेस्ट टोटल सेटलमेंट, इसलिए क्ले की सेटलमेंट में क्या और टाइम लगता है, तो इसके लिए नहीं करते हैं। दोनों बात सत्य है। और दूसरा एक कारण भी है क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सेटलमेंट में आपको टाइम लगता है क्ले के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 23 आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का, तो आपको ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, यील्ड प्लेटो, प्रोपोर्शनल लिमिट, अल्टीमेट पॉइंट। तो सबसे पहले आपको प्रोपोर्शनल लिमिट मिलेगा, सबसे पहले आपको प्रोपोर्शनल लिमिट मिलेगा। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आपको यहाँ से हम लोग यील्ड पॉइंट की बात करेंगे, यील्ड पॉइंट के बाद हम लोग यील्ड प्लेटो की बात करेंगे, यील्ड प्लेटो के बाद हम लोग अल्टीमेट पॉइंट की बात करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हम लोग पूरा करेंगे तो इस हिसाब से हमको देखने को मिलेगा। तो 4 1 3 5, 4 1 3 5 2 बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडक्टाइल मटेरियल, आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। इंडक्टाइल मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर डोमिनेंट देन प्लास्टिक वन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कह रहा ज़्यादा होता है प्लास्टिक वन से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है प्लास्टिक के तुलना में। अगर मैं कहूँ तो प्लास्टिक जो है इलास्टिक की तुलना में लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा होता है। ब्रिटलनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सही बात है, ब्रिटलनेस एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर के कंडीशन पे ब्रिटलनेस चेंज हो जाती है। रेट ऑफ लोडिंग हैज़ नो इन्फ्लुएंस इन बिहेवियर ऑफ मेटल फ्रॉम डक्टाइल। अगर हम लोग रेट ऑफ लोडिंग फास्ट कर दें तो जो डक्टाइल मटेरियल है वो ब्रिटिल मटेरियल की तरह टूट जाएगा, और अगर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन कर दें तो ब्रिटिल मटेरियल डक्टाइल की तरह चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ब्रिटिल एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होती है, आपको ये ध्यान देना है। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला, ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ 60 mm डायामीटर ट्रांसमिट अ 1600 न्यूटन मीटर, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो आपका टॉर्क का प्रश्न है, आप जानते हैं T/IP इक्वल टू टाउ अपान आर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो टाउ का मान आ जाएगा 16T/πd³। और यहाँ से अगर हम देखें तो 16, और टॉर्क है यहाँ पर आपको MPa यानी मेगा पास्कल न्यूटन पर mm² में चाहिए, तो सारा डेटा आपको mm में चाहिए। डिवाइड बाई पाई इंटू डी, डाया कितना है 60 का क्यूब। अब कैलकुलेटर उठाइए और इसको आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए इसको आप सॉल्व कीजिए। वैल्यू आपका क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर मिल जाएगा, जो मेरे पास उत्तर है उसके हिसाब से 37.72 होगा। बाकी आप इसको एक बार जरूर न्यूमेरिकल को चेक करिएगा कि क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। इन द एनालिसिस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू लोड पॉइंट विथ नील बेंडिंग मोमेंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या हो, 0 हो, वो पॉइंट हो सकते हैं, तो उसे हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहेंगे। बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कह सकते हैं। पहला, मैक्सिमम शियर फोर्स, जैसे जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, क्या वहां पर अगर मैं पॉइंट लोड की केस की बात करूं तो क्या वहां पर आपका क्या बेंडिंग मोमेंट 0 होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसने कहा 0 हो सकता है, क्या कैन बी, तो हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपका इसी का पार्ट है। तो 1 2 3 यहाँ तीनों ही उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। कैन बी संभावना व्यक्त किया था उसने। ए थिन सिलेंडर स्टील प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर आपने ले लिया है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, वॉल थिकनेस 3 mm है, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी P, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 3600 दिया है। द बस्टिंग प्रेशर, आप यहां पर ये अज्यूम करेंगे, ये आप अज्यूम करेंगे कि हुप स्ट्रेस ही अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर है। तो अब यहां पर हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं PD/2T, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रेस हो नहीं सकता हुप से ज़्यादा। लॉन्गिट्यूडनल PD/4T और ये PD/2T। आपको बताना क्या था, प्रेशर।
तो प्रेशर बराबर हो जाएगा सिग्मा एच इंटू 2T अपॉन डायमीटर। सिग्मा एच जिसे हम लोग अल्टीमेट मान चुके हैं वो 3600 है, इंटू 2 इंटू थिकनेस 3 mm है, उसको सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा 0.3 डिवाइड बाई डायामीटर कितना दिया है 6। आप इसको डिवाइड करके उत्तर चेक कर लेंगे। जो मेरे पास उत्तर है उस हिसाब से आपका जो उत्तर बनेगा लगभग 360 के आसपास बनेगा। इसको हाँ बिल्कुल 360 बनेगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। रैंकाइंस थ्योरी जनरली यूज फॉर फाइंडिंग आउट द बकलिंग लोड ऑफ बिल्कुल इंटरमीडिएट कॉलम में जो कंबाइंड लोड आता है उसकी बात यहां पर ये करता है। ठीक है, रैंकाइंस थ्योरी एक इंटरमीडिएट कॉलम के लिए कंबाइंड लोडिंग की बात करता है। आयलर्स थ्योरी गिव्स हायर वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड इन इंटरमीडिएट कॉलम। तो अगर आप यहां से इस बात को समझें समझें तो दोनों ही बातें तो सही हैं, लेकिन एक ये इंटरमीडिएट कॉलम ज़्यादा प्रीफर करते हैं रैंकाइन, ये लॉन्ग कॉलम के लिए प्रीफर करते हैं आइलर्स, और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न था ये। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन पॉइंट एंड अनदर आइडेंटिकल बीम कैरी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लोड बट यूडीएल के फॉर्म में है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम अगर लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसका जो डिफ्लेक्शन का रेशियो होगा, जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी इसकी, डिफ्लेक्शन बराबर PL क्यूब या WL क्यूब 40 ATI। अगर मैं इसी चीज को कहूं कि सिंपली सपोर्टेड बीम अभी भी है और इस पे लोड आपका यूडीएल के फॉर्म में लग रहा है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 5/384 WL की पावर 4। लेकिन ये स्मॉल w है, इंटेंसिटी है। इसको और कैपिटल W बनाना है तो 5/384 और कैपिटल WL क्यूब, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको दोनों का डिवाइड करना है, A और B का रेशियो निकालना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो A और B का रेशियो आप यहाँ पर निकाल लेंगे और उत्तर बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास WL क्यूब अपॉन 40 ATI और नीचे डिवाइड कर देंगे 5 WL क्यूब अपॉन 384 EI। ठीक है, EI। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 8 चला जाएगा ऊपर, 8/5 इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद रहेंगे बच्चों, तो आप आराम से कर सकते हैं। यह आपका एक्चुअल बीम और कॉन्जुगेट बीम का क्वेश्चन है। आपको जानना चाहिए कि जो अगर आपका जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर किसे कहते हैं, अगर आप जानते हैं कर्वेचर M/I आपके पास E/R, तो 1/R को ही कर्वेचर कहते हैं, जिसकी वैल्यू M/EI। अगर आप रियल बीम में M/EI डायग्राम बनाइए, रियल बीम में अगर M/EI डायग्राम बनाइए, तो रियल बीम का M/EI डायग्राम जिसे कर्वेचर डायग्राम कहते हैं, वो कॉन्जुगेट बीम का लोड कहलाता है। रियल बीम के जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, कॉन्जुगेट बीम के उसी पॉइंट पर आप क्या निकालिए, शियर फोर्स। रियल बीम के जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, कॉन्जुगेट बीम के उसी पॉइंट पे आप क्या निकालिए, बेंडिंग मोमेंट। तो ए का दूसरा बन जाएगा, बी का तीसरा बन जाएगा, तो आपका उत्तर आपका सी ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। कह रहा कि जैसे जैसे ऊर्ध्वाधर समतल सतह की डुबकी गहराई बढ़ती है, दाब केंद्र का स्थान। मैंने याद हो आपको बताया था, अगर कोई ये फ्री सरफेस है और किसी भी प्लेन सरफेस की सर अगर हम इमर्जन डेप्थ को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किसी भी प्लेन सरफेस की इमर्जन डेप्थ को अगर सर हम धीरे धीरे बढ़ाएं, पहले यहाँ है ये, अगर सर इसकी इमर्जन डेप्थ को हम बढ़ाते जाएं, यहाँ ले आएं, यहाँ ले आएं,
तो यहाँ पर अगर प्रेशर डायग्राम देखें तो सर ट्रेंगुलर बनता है, यहाँ सर ट्रेपेजियम बनेगा, और सर जब बहुत ज़्यादा गहराई पे हो जाता है तो सर इस एच की तुलना में स्मॉल एच बहुत ज़्यादा हो जाए अगर, तो इस केस में सर यहाँ लगभग रेक्टेंगल टाइप का आपका प्रेशर डायग्राम बनता है। अब प्रेशर डायग्राम की सर सीजी सेंटर प्रेशर कहलाती, तो प्रेशर डायग्राम की सीजी क्या कहलाएगी? सेंटर प्रेशर। प्रेशर डायग्राम की सीजी सर क्या कहलाएगी? सेंटर प्रेशर। प्रेशर डायग्राम की सीजी क्या करेगी सर? सेंटर ऑफ प्रेशर। और बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा बीचों बीच में। तो सर आप देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास आ रहा है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर सर फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर। कह रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो एयर की होती है वो वाटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि सर क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सर फॉर्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई रो। एयर के केस में सर रो की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सर वाटर के केस में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो रीजन सर क्या है? डेंसिटी। रीजन सर क्या है? डेंसिटी। अगर रीजन में डेंसिटी दिया है तो सर ये भी सही हो जाएगा, अदरवाइज हम देखते हैं। तो द डायनेमिक विस्कोसिटी यानी इसमें रीजन में डेंसिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं कह रहा है, ये अगली बात कह रहा है। और दूसरी बात कह रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो एयर है वो सर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लोअर होती है सर किससे? दैट ऑफ वाटर से। अगर सर ये वाला लॉजिक होता, ये रीजन होता कि एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी कम होती है, तो सर फॉर्मूले के हिसाब से काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी कम होती है तो सर एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए। तो सर ये तो लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं, लॉजिक सर क्या था? डेंसिटी थी। लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर डायनेमिक विस्कोसिटी एयर की कम होती है और डायनेमिक विस्कोसिटी सर वाटर की क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, बट एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखें, एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू। कह रहा कि बॉइलिंग पॉइंट पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर आपको किसी लिक्विड को सर बॉयल करना है, इस भगोने में मान लो एक आपने कोई लिक्विड भर दिया, और सर अगर इस लिक्विड को बॉयल करना है तो नीचे सर इतना टेम्परेचर देना है। किसी भी लिक्विड को बॉयल करना है, कोई भी लिक्विड अगर है सर, एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड को सर अगर मुझे बॉयल करना है तो सर इतना टेम्परेचर देना है कि सर यहाँ पर ऊपर की ओर जो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर लगेगा वो सर बराबर हो जाए ऊपर से नीचे की ओर लगने वाले PATM से। अगर सर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में सर ये लिक्विड बॉयल कर जाएगा और उसी पॉइंट को हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वांटिटी इक्वेशन से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम और क्वांटिटी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर कुछ स्टेटमेंट आधारित हैं। पहला है क्वांटिटी इक्वेशन रिलेटेड वेलोसिटी कंपोनेंट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लो। कह रहा है क्वांटिटी इक्वेशन जो है वो सर वेलोसिटी कंपोनेंट और डेंसिटी से रिलेटेड है। तो बिल्कुल एक इक्वेशन आप पढ़े थे, ρ1 A1 B1 विल बी इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। तो देखा जाए तो डेंसिटी और वेलोसिटी से कहीं ना कहीं क्वांटिटी इक्वेशन सर क्या है? रिलेटेड है। इसलिए सर ऑप्शन नंबर ए आपका स्टेटमेंट 1 आपका कैसा? सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है क्वांटिटी इक्वेशन अज्यूम दैट नो वर्ड्स अकर इन द फ्लूइड। नो वर्ड्स, अगर फ्लूइड में कोई वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब सर होता है कॉन्टिनम कंडीशन। मैंने आपको बताया था कॉन्टिनम कंडीशन मतलब होता है कंटिन्यूअस ऑफ मास का सर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो एक से लग के एक चिपके हुए हैं सर, बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है। तो बिल्कुल क्वांटिटी इक्वेशन सर इस कॉन्टिनम कंडीशन पर भी आधारित होती है, इसलिए आपका ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। और दूसरी बात,
मास इज नाइदर क्रिएटेड, मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। बिल्कुल क्वांटिटी इक्वेशन सर मास कंजर्वेशन पर आधारित है, तो मास कंजर्वेशन यही कहता है कि सर मास आपका क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब सर मास को न तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे और न ही हम क्रिएट करेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही है। अगला द शेप ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, आप कंट्रोल वॉल्यूम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होता है सर, वो वॉल्यूम होता है जिस वॉल्यूम के आधार पर आप किसी भी फ्लूइड की क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं सर कंट्रोल वॉल्यूम। तो सर जब कंट्रोल वॉल्यूम की शेप हम मानते हैं वो एक बक्से की तरह मानते हैं, एक बॉक्स की तरह मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप एक बॉक्स की तरह मानते हैं जो लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज की तरह हम एक शेप लेते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की। तो बिल्कुल सही है। क्यों लिया जाता है सर कंट्रोल वॉल्यूम, सर फ्लूइड का एनालिसिस करने के लिए हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, और सर उस कंट्रोल वॉल्यूम की जो शेप होती है वो पैरेलल पाइप की तरह होती है। चौथा स्टेटमेंट आपका कह रहा है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डज नॉट कंटेन द विस्कोसिटी टर्म। कह रहा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए अगर हम क्वांटिटी इक्वेशन की बात करें तो सर A1 B1 बराबर A2 B2, बिल्कुल सही बात। इसमें विस्कोसिटी का सर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका है सवाल, द स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ 2 डायमेंशन गिवन बाई साई बराबर आपको दिया है, साई इट विल बी इक्वल्स टू सर 2xy। तो वेलोसिटी बतानी है पॉइंट 2,2 पर, तो साई और वेलोसिटी के बीच में सर आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था सर साई को किसी भी डायरेक्शन के साथ डेरिवेटिव किया जाए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया जाए तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वेलोसिटी देता है, तो सर ये v देता है। और अगर साई को सर y के साथ किया जाए तो y से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वेलोसिटी, दैट मीन सर ये माइनस u देता है। तो सर यहाँ से v निकल आएगा अगर साई का हम x के साथ डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर x के साथ करेंगे तो सर आ जाएगा ये 2 x के साथ करेंगे तो x1 हो जाएगा 2 और सर जब u बराबर निकालेंगे तो माइनस u बराबर ये लिख सकते हैं माइनस डेल साई बाई डेल बाई। तो u बराबर अब y के साथ जब करेंगे तो 2x और माइनस को और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सर हो जाएगा 2x। अब पॉइंट दिए हैं 2,2, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। तो x की वैल्यू सर 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो सर b बराबर हो जाएगा 4 और सर u बराबर हो जाएगा -4। अगर आप मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का तो ये होता है सर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा सर √32। तो √32 का मतलब 4√2, इतना यूनिट वेलोसिटी होगी या मीटर पर सेकंड जो भी आप कह लो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिंदु 2,2 पर वेलोसिटी हो जाएगी 4√2। 36 नंबर, इन अ पाइप द लॉस ऑफ हेड इन सडन एक्सपेंशन मेनली अकर्स ड्यू टू। कह रहा है कि पाइप में जो सडन एक्सपेंशन के दौरान हेड लॉस होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है। आप ऐसे समझिए अगर कोई पाइप है और अचानक से वो एक्सपेंड हो गया हो, तो ये लिक्विड जो है यहाँ से जो पाइप भर के आ रहा था ये आगे चल के ऐसे एक्सपेंड करेगा फ्रीली। तो सर इधर बैकअप प्रेशर लगता है, बैकअप प्रेशर के कारण सर यहाँ पर फ्लूइड का जो नेचर है वो इरोटेशनल टाइप का हो जाता है, यानी सर यहाँ पर एडीज फॉर्मेशन हो जाती हैं। आप ऐसे ही कहिए कि फ्लो का सेपरेशन होने लगता है। यहाँ पर सर एडीज का फॉर्मेशन हुआ, एडीज फॉर्मेशन, और सर कह सकते हैं फ्लो सेपरेशन। एडीज फॉर्मेशन या फ्लो सेपरेशन के कारण सर एनर्जी में क्या हो जाता है सर, लॉस हो जाता है। तो ऐसा अगर कहीं कोई विकल्प आपको दिख रहा है तो उसको आप टिक कर सकते हैं, इंक्रीज द वेलोसिटी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड फ्लो सेपरेशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन द शियर स्ट्रेस इज जीरो। कह रहा है कि सर बाउंड्री लेयर सेपरेशन पर जो शियर स्ट्रेस होता है वो सर कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एक कोई आपकी कोई बाउंड्री है अगर, तो सर अगर आप यहां से यहां देख रहे हैं, यहां से यहां जब देख रहे हैं तो यहां से यहां एरिया सर कम हो रहा है और सर यहां एरिया बढ़ रहा है। अगर सर एरिया कम होता है तो सर वहां पर वेलोसिटी बढ़ती है और सर अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो सर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो सर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो dp/dx आगे चल के एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा होगा। तो प्रेशर कम हो रहा होगा तो सर del p/del x की वैल्यू जब निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ का प्रेशर कम यहाँ का ज़्यादा, तो यहाँ del p/del x जीरो आएगा। और यहाँ पर सर ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर जहाँ कुछ दूर तक हम कांस्टेंट नेचर मान सकते हैं, यहाँ सर dp, इस पॉइंट पर एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ सर dp/dx वो सर ज़ीरो होता है और यहाँ सर आगे एरिया बढ़ रहा है। तो जब एरिया बढ़ता है तो सर dp/dx इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सर ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एट द वर्ज ऑफ फ्लो सेपरेशन। और सर इधर फ्लो सेपरेशन नहीं होता है, नो फ्लो सेपरेशन। और सर यहां फ्लो सेपरेट हो जाता है, फ्लो इज सेपरेटेड। सर जब फ्लो सेपरेट हो जाता है तो अगर यहां पर हम वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, वो यहाँ बैकअप प्रेशर लगता है तो सर यहाँ वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बनता है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है लेकिन सर यहाँ बैकअप प्रेशर लगने के कारण सर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ उल्टी डायरेक्शन में लगने लगता है। इस वाली कंडीशन में जहाँ सर dp/dx जीरो होता है, अगर सर यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की जाए तो सर यहाँ du/dy जीरो होता है। और सर यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ सर du/dy अगर ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन होता है। और अगर यहाँ देखा जाए आगे चल के वेलोसिटी बढ़ रही ना, वेलोसिटी बढ़ रही तो ज़्यादा वेलोसिटी माइनस कम वेलोसिटी, तो सर ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो du/dy ग्रेटर देन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट सर पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर जीरो है तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू देखेंगे तो टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू du/dy। सर अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ जीरो है तो सर शियर स्ट्रेस जीरो होगा, कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ फ्लो सेपरेशन। तो ये अगर देखा जाए तो कथन जो था एसर्शन वो यही कह रहा था, एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन द शियर स्ट्रेस इज जीरो। बिल्कुल सर, जहां पर पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है वहां शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि द पॉइंट ऑफ सेपरेशन डिमार्केट्स बिटवीन जोन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो। इसके बाद सर रिवर्स फ्लो हो जाता है, इसको बोल रहे हैं हम सर कौन सा फ्लो, रिवर्स फ्लो। यहां जो हो जा रहा है वो सर रिवर्स फ्लो। तो सर इसी के कारण सर यहाँ पर ऐसा होता है। तो एकदम रीजन आपका सही है, तो हम इस केस में ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। मैंने बताया था यूनिफॉर्म फ्लो हमेशा एक कांस्टेंट डायमीटर वाला पाइप हो और स्ट्रेट हो। एक स्ट्रेट कांस्टेंट डायमीटर वाले पाइप में हमेशा जो फ्लो आपको दिखाई देगा वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर कहीं ऐसा दिख रहा है आपको तो उसको आप टिक कर सकते हैं। चलिए
तो देखो फ्लो थ्रू और वाटर सप्लाई पाइप, वाटर सप्लाई पाइप में हमेशा याद रखो, वाटर सप्लाई पाइप में सर हमेशा टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो सर टर्बुलेंट फ्लो वाला जो है सी वाला कहाँ आ जाएगा आपका, 1 नंबर पे आ जाएगा, सी बराबर 1 आ गया सर, सी विल बी इक्वल्स टू 1। यूनिफॉर्म फ्लो अगर मैं देखें, फ्लो थ्रू स्ट्रेट ऑन स्ट्रेट ट्यूब एंड यूनिफॉर्म डायमीटर, बिल्कुल ए बराबर सर आपका 2 हो जाएगा। लेमिनार फ्लो अगर देखें तो हमारी जो ब्लड वेंस वगैरह होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं, इनमें सर फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, तो सर बी तीसरे से मैच कर जाएगा। और डी सर आपका, डी को अगर देखें तो चौथे से मैच कर जाएगा। मैंने बताया था कि वाश बेसिन में अगर एक फ्लो देखा जाए तो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो एक प्रकार का इरोटेशनल फ्लो होता है। तो सर इरोटेशनल फ्लो आपका हो जाएगा, एक ड्रेन में होल बना दिया जाए या वाश बेसिन में जो फ्लो होता है वहां पर। तो सर डी बराबर आपका 3 से मैच कर जाएगा, डी बराबर 3। ये कुछ गलती हुई है, रुको, डी बराबर 3। बी कौन सा था, बी लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो 4, बी बराबर 4, बी बराबर 4 और डी बराबर 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है रेसिप्रोकेटिंग पंप आर लेस इफिशिएंट देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की अपेक्षा लेस इफिशिएंट होती है। एकदम गलत बात है सर, रेसिप्रोकेटिंग पंप ज़्यादा इफिशिएंट होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप से, तो ये वाली बात आपकी गलत है सर, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। अगला, डिलीवरी फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज पल्सेटिंग। कह रहा है कि सर रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो फ्लो होता है वो पल्सिंग टाइप का होता है, एकदम सही बात। रेसिप्रोकेटिंग पंप में सर जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, पल्सिंग, यानी इसमें सर जो क्यू है वो कांस्टेंट नहीं होता है, कम ज़्यादा होता है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, ये एकदम बात सही है। अगला, रेसिप्रोकेटिंग पंप आर सूटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड स्मॉल हेड। नहीं, रेसिप्रोकेटिंग पंप सर स्मॉल डिस्चार्ज और लार्ज हेड के लिए होती है, तो ये भी बात आपकी गलत है। फॉर नेगेटिव स्लिप टू अकर द रेसिप्रोकेटिंग पंप मस्ट हैव कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लेस देन यूटी। नहीं सर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो जब ग्रेटर देन ज़्यादा हो जाता है तब ऐसी कंडीशन को स्लिप बोलते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सर क्या होगा, 39 का करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन सर है, टेबल कुछ लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सर पंप का प्रकार दिया गया है और सर लिस्ट 2 में आपको इनकी स्पेसिफिक स्पीड दी गई है, तो इनको मैच करना है। तो देखिए आपकी जो पहली पंप है वो है स्लो स्पीड रेडियल फ्लो। स्लो स्पीड रेडियल फ्लो अगर देखा जाए तो उसकी सर स्पेसिफिक स्पीड सर 300 से 900 तक होती है, तो ए सर कहाँ आ जाएगा आपका 2 नंबर से। सर आपको लिखवाए होंगे ये कि स्पेसिफिक स्पीड का कितनी होती किस पंप की। अगला अगर देखा जाए बी नंबर, मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो, तो मीडियम स्पीड की जो होती है सर 1500 से 24 तक होती है। और सी नंबर देखा जाए हाई स्पीड रेडियल फ्लो, हाई स्पीड रेडियल फ्लो की सर जो स्पेसिफिक स्पीड होती है 900 से लेकर 1500 तक होती है, तो सर ये सी बराबर आपका 4 हो जाएगा। और डी है मिक्स फ्लो और स्क्रू टाइप। सर डी जो मिक्स फ्लो मिश्रित प्रकार या स्क्रू प्रकार की जो पंप होती है सर, जो इसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो सर 2400 लेकर 5000 तक होती है, तो सर ये आपका डी बराबर 5 से मैच कर जाएगा। और ई बराबर सर कहाँ आ जाएगा 3 नंबर। ई जो है आपकी एक्सियल फ्लो और प्रोपलर टाइप की जो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ये 3400 से सर 15000 तक होती है, तो सर आपका मैच कर गया ए दूसरे से, बी पहले से, सी चौथे से, डी पांचवें से और सर ई तीसरे से। तो सर 2 1 2 1 2 1 4
2 1 4, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। सर ए तो आ जाएगा 2 से, धीमी है। और सर बी आ गया पहले से, ठीक है। सी आ गया सर चौथे से, ठीक है। और डी तीसरे से, डी तीसरे से। और एक्सियल फ्लो सर ई आपका 5 में से आएगा ये। तो सर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। डी बराबर आपका होगा 3 और ई बराबर होगा 5। तो ऑप्शन नंबर सर ये वाला आपका सही होगा। स्लो स्पीड इतनी हो गई, ठीक है। वीडियो व्यू 4, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। स्लो तो स्लो वाला सर स्लो से, उसके बाद सर मीडियम बी बराबर सर चौथे से, बी चौथे से सर। ई बराबर सर तीसरे से सबसे ज़्यादा प्रोपलर की। और डी सर 5वें से। और बचा हुआ सर सी जो है वो आपका पहले से हो जाएगा। ऐसा मैच करिए। अब देखिए कोई है, ए दूसरा हो, बी चौथा हो, सी पहला हो, 2 4 1 और आपका डी 5वां और ई तीसरा। 2 4 1, 2 4 1 5 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी सही है सर, बी वाला करेक्ट। चलिए, हाइड्रोलॉजी का सवाल है कि व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है कि समुद्र से बाष्प उड़े, बादल बने, फिर वापस जमीन पर धरती पर पानी आए, फिर बाष्प बने, फिर ऐसे करके पूरा साइकिल चले। कह रहा है प्रोसेस इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफर मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड। कह रहा है कि समुद्र से जमीन पर मॉइस्चर का ट्रांसफर होना। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा साइकिल सा नजर नहीं आया। प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर टू सी बैक एंड सी अगेन। कह रहा सी के पीछे सी के सी में दोबारा, ये नहीं होगा। प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द स्नो मेल्ट, ये भी नहीं होगा। स्नो मेल्ट से कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू सी, बिल्कुल सही है। जमीन से मतलब सी से जमीन पर और जमीन से अगेन। तो ये हमारा जो क्या कह रहा है देखें तो दोबारा से, पहले और उसमें ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड। कह रहा है कि समुद्र से जमीन, तो समुद्र मान लो ये है, समुद्र से एवापोरेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, जमीन पर वापस आ गए और फिर वापस इधर समुद्र में चाहे रन करके चाहे कैसे भी। तो ये कह रहा है कि मॉइस्चर जो है, पहले वाले में सिर्फ इतना कहा कि मतलब जमीन से समुद्र से जमीन पर, तो समुद्र से बादलों द्वारा जमीन पर आ गया। और अब देखें चौथा क्या कह रहा है, ज़्यादा सटीक वो लगाएंगे कि समुद्र से भूमि तक और फिर वापस समुद्र के नमी हस्तांतरण में शामिल प्रक्रियाएं। तो मुझे लगता है डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए से, मतलब ए से अच्छा एक्सप्लेनेशन हमको डी में मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 क्या बोला गया देखें। कह रहा है कि हमारा डबल मास कर्व, डबल मास कर्व क्या होता है हमारा, ये किसी भी रेनफॉल की जो हमारी डाटा की कंसिस्टेंसी होती है उसको चेक करने का काम करता है। तो देखें जरा, प्लॉट टू एक्यूमुलेटेड रेनफॉल टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद वर्सेस टाइम, तो मास कर्व बनाता है, तो ये तो होगा नहीं। प्लॉट फॉर एस्टिमेट मल्टीपल मिसिंग रेनफॉल डाटा, ये भी नहीं होगा। प्लॉट द चेकिंग फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल, हाँ रेनफॉल की कंसिस्टेंसी चेक करने का काम करता है। प्लॉट द एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑन ए स्टेशन वर्सेस एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ ए ग्रुप, हाँ तो उसी से कंसिस्टेंसी चेक करता है ये, तो बिल्कुल चाहिए चौथा। तो तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला गया है। एनेमोमीटर हमारा क्या होता है, विंड स्पीड नापता है।
रेन साइमल्टीमीटर क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन। लाइसीमीटर का काम होता है ट्रांसपिरेशन। हाइग्रोमीटर काम होता है ह्यूमिडिटी। तो जो भी ऑप्शन लगे आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा था, रेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा देखें, हमारे पास जो है इसमें कह रहा था रेट ऑफ रेनफॉल ऑफ सक्सेस 20 मिनट पीरियड ऑफ 140 मिनट। कह रहा है कि हमारे 140 मिनट तक बारिश हुई है, 20-20 मिनट के अंतराल पर हमने पीरियड मेजर किया है। 2.5, 10 इतना हमारा सेंटीमीटर पर आवर रेनफॉल है। तो देखो 20 मिनट पर मेजर किया है, पर दिया कितने में, आवर में है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ फाई इंडेक्स दे रखा है, कह रहा फाई इंडेक्स की वैल्यू इतनी है। फाई इंडेक्स हमारा क्या बताया था मैंने, कभी आपको पढ़ाया है। तो फाई इंडेक्स मतलब होता है एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन। क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है हमारा फाई इंडेक्स। मतलब सॉइल किस रेट से पानी एब्जॉर्ब कर रही है। अगर सॉइल इस रेट से पानी एब्जॉर्ब करेगी और इससे कम वर्षा कभी भी हुई है तो वो रन ऑफ नहीं देगी, वो रन ऑफ नहीं देगी, क्योंकि मुझसे रन ऑफ ही पूछा है इसने। इसका मतलब ये बारिश रन ऑफ नहीं देगी, ये बारिश यानी जो इससे जो कम है वो कोई भी रन ऑफ हमको नहीं देने वाला है। तो ये भी नहीं रन ऑफ मिलेगा, इससे भी रन ऑफ नहीं मिलेगा, इससे मिल सकता है इससे नहीं रन ऑफ मिलेगा, इससे रन ऑफ नहीं मिलेगा, इससे रन ऑफ मिल सकता है। मतलब ये हुआ 3 रेनफॉल ऐसे मिले बस मुझे जिससे मुझे रन ऑफ मिल रहा है। एक ये और एक ये, इतने बस। अब देखें पहला वाला जो है वो 10 है, 10 सेंटीमीटर पर आवर है, 10 सेंटीमीटर पर आवर है। अब इसमें मैं माइनस कर दूं भाई, इन्फिल्ट्रेशन कितना चला गया, 3.2 सेंटीमीटर पर आवर। तो बचा कितना, 10 सेंट भाई पर आवर के चक्कर ध्यान दीजिए। 10 आवर मतलब बारिश इतनी हुई है, इन्फिल्ट्रेशन इतना हो गया, तो 10 माइनस 3.2, तो ये हो गया हमारा 6.8। ये 6 सेंटीमीटर पर आवर है। इस हिसाब से 20 मिनट में कितना बचेगा ये, 20 मिनट के लिए मैं 6.8 गुणा 1/3 और कर दूं, बोलो। तो 6.8 गुणा 0.33, ये आ गया 2.244 सेंटीमीटर पर आवर। यानी 20 मिनट का हमारा जो रन ऑफ बना वो इतना बना। 20 मिनट का रन ऑफ इतना है, ये ध्यान रख देना। और ये पर आवर का रन ऑफ इतना है, ठीक। इसी प्रकार मैं 7.6 का निकालूं कि 7.6 सेंटीमीटर पर आवर से हमारी वर्षा हुई है, माइनस 3.2 हमारा जो है सेंटीमीटर पर आवर हमारा रन ऑफ मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो गया। तो बचा ये कितना, 7.6 माइनस 3.2, 7.6 माइनस 3.2 बराबर 4.4 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा देखें, 4.4 गुणा 1/3, 1/3 बराबर कितना हो जाएगा देखें, गुणा 0.33, 1.452 सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर। अब आगे देखें 5 हमारा सेंटीमीटर पर आवर जो है, माइनस फिर दोबारा इसमें कर 3.2 सेंटीमीटर पर आवर। तो कितना बना ये बना हमारा 5 माइनस 3.2 यानी 1.8 सेंटीमीटर पर आवर रन ऑफ बना, ठीक है ना। पर आवर रन ऑफ है ना, ये पर आवर रन ऑफ बना ये। लेकिन मुझे रन ऑफ कैलकुलेट करना कितने में, 20 मिनट में। तो 1.8 गुणा 1/3, तो ये हो गया हमारा 0.594। ये इतना रन ऑफ हमारा बना। अब इनको जोड़ लीजिए तीनों को, कितना आ रहा है देखें, प्लस 1.452 प्लस 2.244 यार 4.29, यानी ऑप्शन नंबर 4.29 मतलब 4.299 ऐसे आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट टू 4.3 कह सकता हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। चलिए, थैंक यू। कह रहा है द रन ऑफ कोफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 46 देखें क्या बोला गया है। द रन ऑफ कोफिशिएंट आर फॉर स्टीप रॉकी टेरेन इज हायर देन दैट ऑफ सैंडी। कह रहा है कि अगर हमारी जो है, क्या बोला गया देखें कि द रन ऑफ कोफिशिएंट फॉर स्टीप रॉकी टेरेन इज हायर देन दैट ऑफ सैंडी और ग्रेवली रॉक। कह रहा है जो रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो स्टीप रॉकी टेरेन इज हायर देन, कि रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू फॉर स्टीप रॉकी टेरेन इज हायर देन दैट सैंड और ग्रेवली रॉक। देखो ये कह रहा है कि अगर हमारी जो रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू है, रन ऑफ मतलब क्या है, सतह पर पानी का बहना। तो रन ऑफ कह रहा है कि जो स्टीप रॉकी टेरेन है उसकी रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी किसके तुलना में, सैंड और ग्रेवल केस में। सैंड के केस में क्या होगा, सैंड का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, वो पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, ग्रेवल ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा
कि यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही है कि रॉकी स्टेज में रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। भाई यही तो कारण है, शहरों में क्या होता है, शहरों में सारी नालियाँ पक्की हैं, है ना, तो पानी जो नदियों में पहुँचता है शहरों में बहुत जल्दी से पहुँचता है। कैसे पहुँचता है, बहुत जल्दी से पहुँचता है, ठीक है ना, कैसे पहुँचता है, बहुत जल्दी से, ठीक है ना। हाँ, तो पानी क्या नालियों में बहुत जो नदी, जैसे मान लीजिए किसी भी शहर की कोई भी आसपास नदी बहती है, अब शहर में बारिश होने दीजिए तो सारा स्ट्रक्चर शहर का कंक्रीट टाइप का होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत जल्दी से पानी वहाँ पहुँचता है। क्यों, क्योंकि वो रॉकी स्टेज है, रॉकी टेरेन टाइप की होती है कंक्रीट की सरफेस, तो वो उसका जो रन ऑफ कोफिशिएंट होता है कैसा होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर गांव मोहल्ले में कोई बारिश हो रही है, आप सेम एरिया ले लीजिए, सेम एरिया का गांव और सेम एरिया का शहर ले लीजिए, तो आप ये पाएंगे गांव में जो नदी नाले में पानी पहुंचेगा वो थोड़ा देर से पहुंचेगा, उसका रन ऑफ कोफिशिएंट कम होगा। उसका कारण क्या है कि बहुत सारा पानी तो इन्फिल्ट्रेट ही हो गया होगा सॉइल के थ्रू, है ना। तो हम कहेंगे पहला वाला जो स्टेटमेंट हमारा कैसा है, एकदम बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्या रॉकी सरफेस हैव लो परमेबिलिटी, यही तो बात मैं बोल रहा था अभी कि रॉकी सरफेस में परमेबिलिटी कम होती है, इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, कॉजिंग, इसके कारण क्या होता है, द रेनफॉल टू फ्लो सरफेस रन ऑफ, तो ये हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो रॉकी सरफेस हैव लो परमेबिलिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन कॉजिंग मोस्ट ऑफ रेनफॉल टू फ्लो एज ए सरफेस रन ऑफ, मतलब रॉकी सरफेस में परमेबिलिटी कम है, इन्फिल्ट्रेशन कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो होती है सरफेस पर बहने की कोशिश करती है। तो इसका सही रीजन ये हमको बताया गया है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 46। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पढ़िए जरा। कोर पीरियड इज द टाइम आफ्टर जर्मिनेशन व्हेन प्लांट अटेन ए स्मॉल हाइट एंड अर्जेंटली नीड वाटर। कह रहा है कि हमारी जो कोर काल वह समय है जब बीज फूटने के बाद कुछ ऊंचाई तक पौधा हो जाता है और उसके बाद पानी की जरूरत पड़ती है, उसे कोर पीरियड कहते हैं, बिल्कुल सही है। इफ एडुकेट वाटर इज नॉट सप्लाइड, कह रहा है अगर हम यदि कोर काल में हम पौधे को पर्याप्त पानी ना दे तो फसल सूख जाती है, बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है, नेक्स्ट देखें कि कोर वाटरिंग इज द फर्स्ट इरीगेशन ड्यूरिंग द कोर पीरियड। कह रहा कोर पीरियड में ये पहली इरीगेशन होती है। इट्स डेप्थ इज जनरली ग्रेटर देन अदर इरीगेशन, और इसकी ऊंचाई जो है, पानी की जो गहराई होती है वो ज़्यादा होती है। ये भी बात एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे की जो इरीगेशन होगी तब तक सॉइल हमारी कॉम्पैक्टेड हो चुकी होगी। तो 1 ठीक, दूसरा ठीक और तीसरा भी ठीक, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 48। क्या बोला गया है कि एक जलमार्ग है हमारे पास, देखें सीसीए कितना है हमारे पास, 1200 हेक्टेयर है। कितना है, 1200 हेक्टेयर। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कितनी है, IUI कितनी है हमारी, 40% है। और हमारे पास कोर पीरियड दे रखा है। अच्छा, अगर इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दे रखी है तो क्या मैं हरा वाला सीसी यानी कि सीसी मतलब कल्चरल कल्टिवेटेड एरिया निकाल सकता हूँ क्या, तो 12 चौक 48, 480 हेक्टेयर ये हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और देखिए कि इसमें बोला गया है कि हमारी जो है क्या डिस्चार्ज निकालना है मुझे, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए ड्यूटी जरूरी है। तो ड्यूटी का फार्मूला क्या होगा, 864 इंटू बेस पीरियड अपॉन डेल्टा, सही है। तो अब डेल्टा किस में लूँगा, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो 864 इंटू बी कितना है हमारे पास, बी है 20 दिन, अपॉन डेल्टा कितना है 10, तो 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, डी बराबर 8 2 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ड्यूटी। अब मैं ऐसे कहूँगा कि 1728 हेक्टेयर को सींचने के लिए मुझे 1 क्यूमेक अगर पानी चाहिए होता है, 1 क्यूमेक, तो 1 हेक्टेयर को सींचने के लिए कितना चाहिए, 1/1728 क्यूमेक, सही है। तो मुझे 480 हेक्टेयर के लिए 1/1728 गुणा 480, तो देखें तो जरा कितना आ रहा है ये वैल्यू, 1/1728 मल्टीप्लाई बाई 480, तो 0.277, तो 0.277 मतलब मैं आंसर मार्क कर दूँ 0.278, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, कह रहा है साफ्ट स्पिलवे, साफ्ट स्पिलवे का अदर नाम क्या है। इसका मॉर्निंग ग्लोरी हो सकता है, ड्रॉप इनलेट हो सकता है, या इसका नाम हमारा ड्रॉप इनलेट हो गया, या फिर इसका नाम हमारा मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, इसका नाम ग्लोरी होल हो सकता है, कई भी नाम हो सकते हैं इसके, कई नाम हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्निंग ग्लोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50। क्या बोला गया है, कौन सा आंकड़ा वियर के डिजाइन के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखें, हाई फ्लड डिस्चार्ज ऑफ द रिवर एट द वियर साइड, का वियर साइड पर कितना हाई फ्लड डिस्चार्ज आता है, वियर डिजाइन की बात कर रहा है, ठीक। फुल सप्लाई डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ प्रपोज्ड कैनाल, कह रहा फुल सप्लाई डिस्चार्ज किसी प्रपोज्ड कैनाल पर कितना आता है।
पॉपुलेशन ऑफ द नियरेस्ट सिटी, कह रहा आसपास की जो शहर है उसमें कितनी पॉपुलेशन है, उस पर डिपेंड करता है बियर का डिजाइन। क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सिल्ट, जो रिवर वाटर में सिल्ट बह रही है उस पर करता है। तो मुझे लगता है बियर के डिजाइन का पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। पर कैपिटा वाटर डिमांड इन बिग सिटीज इज जनरली हायर देन स्मॉलर टाउन। सही बात है, बड़े शहरों में पानी की डिमांड ज़्यादा होती है पर कैपिटा। उसके पीछे का बहुत सिंपल सा कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़्यादा होने के लॉसेस बढ़ जाती हैं। प्राइमरीली बिग सिटीज़ हैव सीवर्ड हाउसेज, प्राइमरी जो बड़े शहर होते हैं वो सीवर्ड हाउसेज होते हैं। ये कोई मतलब विशेष कोई कारण नहीं हुआ, ये कोई कारण नहीं हुआ, सिर्फ पहला सही है। इसका जो कारण है, प्राइमरीली जो बिग सिटीज़ हैं उनके बड़े शहर बिग आपके पास ये होते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे शहर हों उनके हाउसेज जो है पूरी तरीके से ना हों। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप मुख्यतः लेना चाहें, देखिए एक मिनट सुनिएगा बात को, अगर आप मुख्यतः लेना चाहें बड़े शहरों में हम लोग सीवर का कनेक्शन दे सकते हैं, यहाँ प्राइमरीली को इम्पोर्टेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सी ऑप्शन ले लेंगे। चलो अगला, सर्ज अरेस्टर, बटरफ्लाई वाल्व, स्काउर वाल्व, चेक वाल्व। पढ़िए यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन पाइप, ये होता है आपका चेक वाल्व। तो पहले का डी यानी डी का पहला ऑप्शन बी या डी बनेगा। लार्ज साइज कंडक्ट में अगर फ्लो को रेगुलेट करना है तो यहाँ पर आप देंगे बटरफ्लाई वाल्व, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वाटर हैमर के लिए सर्ज अरेस्टर, इसके लिए ए ऑप्शन। और यहाँ पर आपके पास बचा सी, ड्रेनिंग स्काउर वाल्व दिया जाता है। तो आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, आपके पास ए का तीसरा और बी का दूसरा, ए का तीसरा बी का दूसरा आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न, अगर एक सीवर का डायमीटर 0.9 से 1.2 मीटर के बीच में है, सीवर का डायमीटर 0.9 से 1.2 मीटर के बीच में है, तो आपको बताना है कि मैन होल के बीच में स्पेसिंग कितना रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैन होल के बीच की स्पेसिंग 120 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो ये सीवर के डाया के आधार पे अगर यही 1.5 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लगभग 300 मीटर से ज़्यादा स्पेसिंग देना शुरू कर देते हैं। अगला स्टेटमेंट, सीवर्स आर जनरली लेड एट डाउनवर्ड ग्रेडियंट इन द डाई। बिल्कुल सही बात है, सीवर हमेशा ग्रेविटी के दिशा में ही क्या किए जाते हैं, बिछाए जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ सीवर में अर्थवर्क कॉस्ट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अर्थवर्क के मैटर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, स्लोप को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिससे सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी को मेंटेन रखा जा सके। सीवेज कंटेन्स मोर सॉलिड मैटर, सीवेज के पास ज़्यादा सॉलिड होता है देन वाटर सप्लाई। सो एडिक्वेट वेलोसिटी इज नीडेड टू अवॉइड चोकिंग, जिससे वहाँ पर चोकिंग को क्या किया जा सके प्यारे बच्चों, अवॉइड किया जा सके। इसलिए हम लोग इसको ग्रेविटी स्लोप में रखेंगे, ज़्यादा स्लोप में ध्यान देंगे, जिससे वहाँ पर डिपोजिशन प्रॉपर ना हो सके, सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी को मेंटेन रखे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज इकोनॉमिकल एंड रिलायबल। तो ग्रेविटी मेथड है भाई, ग्रेविटी में पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सब जहां लग गया वहां पर पावर या प्रेशर की बातचीत आपको देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के फायदे क्या नहीं हैं। इट रिक्वायर्स नो स्किल्ड सुपरविजन, इसके कोई स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको नॉट एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछना था। इट इज सुटेबल फॉर ड्राइज कंट्रीज विथ मैनी सनी डेज, ठीक है। इट अपसेट इजिली ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड, ये तो फायदा है, जहां पैसा कम लगे वो प्यारे बच्चों क्या है, वो फायदा है। जहां पैसा कम लगे वहां पर फायदा है, ठीक है। ये उन शहरों के लिए अच्छा है जहां पर सन्नी डेज है। ये समस्या क्या है, ये बार बार उसमें नया सीवेज लाकर छोड़ने से ऑर्गेनिक लोडिंग के फ्लक्चुएशन से इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही आपका सी सबसे बेहतर ऑप्शन है।
पॉपुलेशन इन 3 consecutive years 5,000, 7,000, 8,400 respectively. Population of town in the 4th consecutive years. ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से आपको बताना है। ज्योमेट्रिक थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बिना न्यूमेरिकल के आपसे नहीं, बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मेथड का फार्मूला होता है, अगले दशक के लिए बताना है आपको, P0 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब आपसे यहां पर पूछ रहा है कि मान लीजिए किसी एक साल जो जनसंख्या है, किसी टाइम पर, मान लीजिए टाइम T1 पर जो पॉपुलेशन है वो 5,000 है। ये 10-10 साल का अंतर मान रहे हैं। T2 पर 7,000 है, T3 पर आपके पास 8400 है। तो परसेंटेज यहाँ चेंज कितना हुआ, यहाँ पर हुआ चेंज आपके पास 2000 और यहाँ चेंज कितना हुआ 1400। तो आपको निकालना है √r का मान, या आप अरिथमेटिक से सॉल्व करना अगर आसान समझते हैं तो R1 + R2/2 यहाँ ले लेंगे तो 2000 1400 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3400। अंतर देख लीजिएगा, ये 2000 का अंतर है, ये आपके पास, अभी आप वो भी निकाल लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज हमारे पास हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 5000 गुणे 100। जैसे ही आप करेंगे तो 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर क्या बच जाएगा, 3 ये कैंसिल, तो आपके पास 40% ये बच जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1400 का निकालते हैं तो 1400 डिवाइड बाई 7000, तो यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो गया, 140 70 ये 20% आ गया, 20%। तो R का मान अगर आप यहाँ पर अरिथमेटिक ले लें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए तो ये 30% आ जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लेटेस्ट पॉपुलेशन 8400, 1 + 30 डिवाइड बाई 100 की पावर 1 दशक के लिए निकालना है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, उत्तर लगभग 10,920 के आसपास देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, बाकी उत्तर आपका सही है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द क्लॉक विथ अ फ्लो रेट आपको दे दिया, वाटर टेम्परेचर दे दिया, जार टेस्टिंग इंडिकेट्स 25 मिलीग्राम एलम डोज दिया है आपको। फ्लक्चुएशन जीटी वैल्यू आपको दे दिया 4 × 10⁴। द एलम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 30 डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्लांट इज। 30 दिन के प्लांट के लिए आपको इसकी वैल्यू को क्या करनी है, बतानी है। 30 दिन के लिए इसकी वैल्यू को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है, बिना थोड़ा सा आपको लॉजिक से अगर लगाएंगे तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी इसमें। तो आपको यहाँ लगाना है एलम की क्वांटिटी। एलम का डोज 1 लीटर में 25 मिलीग्राम है, तो अब आपको बता देना है 25 फ्लो रेट डिस्चार्ज इतना दिया है, आपको उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके टोटल मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो 30 दिन का टाइम पीरियड आपको दिया है। सॉल्व कीजिए भाई, सिंपल से गुणा भाग करना, जितना अच्छा आप गुणा भाग कर लोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल कर देगा प्रश्न आपके लिए। ठीक है, 1 लीटर में 25 मिलीग्राम है, तो डिस्चार्ज कितना दिया है आपको 25 क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, सॉरी पर मिनट है, आप मिनट को डे में बदलो। आपको पता है कि एक दिन बराबर, आपको एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे जब होंगे एक दिन में, तो घंटे को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। तो यानी अगर आपसे कहा जाए कि उल्टा आप करिए तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से और क्यूबिक मीटर में इसको बदलिए तो 35 × 1000, और मीटर क्यूब को अगर आप यहाँ कर रहे तो ये भी ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा 24 × 60। ठीक है, ये हो गया आपका, ये एक दिन का हो गया। अब इसी में आप 30 दिन से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी में 30 दिन से आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 दिन का आ गया पूरा। अब ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर बदल दिया,
24 से गुणे 60 करके दिन में बदल दिया, एक दिन का 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये वॉल्यूम हो गया। इतना आपके पास हो गया, इतना लीटर आपके पास टोटल वॉल्यूम बन गया ये। ठीक है, आपको डोज ऑफ एलम निकालना है। डोज ऑफ एलम, एलम का अगर आप डोज निकालिए तो एलम है कितना, 25 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये पूरा जो आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 गुणे 1000 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 30, आपके पास कुछ वैल्यू जो आ रही है वो 15, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 10⁻6। ठीक है, इंटू ये आपका जो वैल्यू आया है किस में आया, लीटर में आया है। ठीक है, इंटू आप कितना 25 इंटू 10⁻6 कर लोगे तो किलोग्राम पर डे में आ जाएगा। किलोग्राम यहां पर आप पर लीटर में, सॉरी लीटर में आ जाएगा। मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते ये कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास बचा कितना, बचा 1512 गुणे 25, यहां मल्टीप्लाई कर लेना, 37,800 केजी उत्तर आ जाएगा। बहुत इसमें कुछ नहीं था, अकेले इसमें क्या था आपको देखने को मिला, न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 59, आगे बात करते हैं 59 की तरफ चलते हैं और आपको जवाब देना है। यहां पर आपको देखना 4 डिसइंफेक्टेंट दिया है, उनके डिसइंफेक्टेंट पावर के हिसाब से उनको आपको सेट करना है। ठीक है, ओजोन, HOCl, मोनोक्लोरामाइन, ट्राइक्लोरामाइन, ये गलत है, पहला ही गलत है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे आखिरी में तो ओजोन, यहां पर आपको NCl3 आपका, ये ज्यादा सबसे क्लोज उत्तर जो होगा वो ये होगा। ओजोन बहुत स्ट्रांग डिसऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरामाइन से कम नहीं होता ये, तो पहला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सबसे आखिरी में, और ये दोनों भी गलत होंगे क्योंकि इन दोनों के इंड में भी किसको लिया है, ओजोन। ओजोन कभी इंड में नहीं होगा, ओजोन कभी HOCl से ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होगा, सबसे नजदीकी उत्तर आपका बी ऑप्शन। अगला, सॉइल पाइप, इंटरसेप्टिंग पाइप, ट्रैप और काउल वेंटिलेशन पाइप की तरह कौन काम करेगा आपका, वेंटिलेशन पाइप पे कौन दिया जाता है, काउल। ठीक है, वाश बेसिन, यहां पर आप पी ट्रैप दे सकते हैं। वाटर क्लोजेट में आप दे सकते हैं सॉइल पाइप। तो ए का बिल्कुल तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा होते ही डी का पहला हो जाएगा। अभी लड़ाई आपका उसमें चल रहा है। हाउस जहां पूरे घर का ड्रेनेज होता निकलता है वहां पर हम लोग इंटरसेप्टिंग ट्रैप देते हैं जिसकी वाटर सील डेप्थ लगभग 100 mm रखते हैं। तो बी का चौथा, पी ट्रैप हम लोग वाश बेसिन में दे देते हैं। तो आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी उत्तर आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। स्टील कॉलम ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैरेज एक्सियल लोड 125। एक स्टील कॉलम के ऊपर 125 एक्सियल लोड आ रहा है और पूछा गया है कि हमने बिल्टअप लगाया है 2 ISMC 350 चैनल लेसिंग। तो लेसिंग के ऊपर जो लोड आ रहा है, लेटरल लोड, वो कितना आएगा। तो ये कोड का प्रोविजन डायरेक्ट, तो लोड जो होगा आपका, जो लेटरल लोड होगा वो क्या हो गया, 2.5% ऑफ लोडिंग। तो 2.5% ऑफ 125, तो 125 100 54 5 4 5 12.54, तो दिस इज 3.126 न्यूटन। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक तरफ हमारा ISWB ISMB और एक तरफ हमारा उनका नामकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सेक्शंस के नाम दिए गए हैं। ISMB बीम है, चैनल है, टी बीम है और बल्ब एंगल है, सिंपल सी बात है। तो ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। सेकंड, ISMC चैनल है, ये मीडियम चैनल, ठीक है। ISL टी बीम है, टी बीम टी बार का है, 3 हो गया।
ISMB, IS बल्ब एंगल, तो A का 2, A का 2, B का 1, C का 3, 4, तो A इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है, सेफ फैक्टर पूछा गया। सेफ फैक्टर क्या होता है? सेफ फैक्टर MP अपॉन MY, मोमेंट MP, प्लास्टिक मोमेंट और इल्ड मोमेंट के रेशियो को हम सेफ फैक्टर बोलते हैं, जो कि डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। रेक्टेंगुलर का क्या होता है? 1.5 होगा, ट्रायंगुलर का 2.34 होगा, तो 2.34 हो गया, सर्कुलर का 1.7 हो गया, डायमंड का 2 हो गया। तो A का 3, B का 4, C का 2, 1, A इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, डिजाइन विंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन द, तो डिजाइन स्पीड निकालते हैं ना, V डिजाइन इज इक्वल टू K1 K2 K3, डन। तो क्या है? रिस्क कोफिशिएंट, टोपोग्राफी, साइज, तीनों बात सही है। IB इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोल्ड बीम। एक रोल्ड बीम है यार, ये एक रोल्ड बीम है, क्या बोलता है? IB द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोल्ड बीम। IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भैया लो IB, ठीक है ना। AP इज द एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ वन फ्लैंज। अब मैंने यहाँ लगा दिया कवर प्लेट, क्या लगा दिया ये? कवर प्लेट। और इस कवर प्लेट का एरिया कितना है भाई? इस कवर प्लेट का एरिया है AP, तो एरिया ऑफ AP, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट गडर IP पूछा गया है आपसे। तो भैया IB सेंट्रोइड प्लस AR², यही हमारा होता है प्रिंसिपल थ्योरी। तो मैं लिख देता हूँ IP इज इक्वल टू IB प्लस एरिया, किसका एरिया निकालना है? प्लेट का, 2 प्लेट है, प्लेट का एरिया AP है, तो 2 प्लेट हो गया 2AP, और अगर H हो गया तो H/2, H/2 का होल स्क्वायर, IP 2AP H/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 66, क्या बोला है देखें। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे बोला ये, अच्छा ये एस्टिमेट का सवाल है। आपने पढ़ा होगा सिंकिंग फंड, क्या पढ़ा आपने? सिंकिंग फंड। लेकिन सिंकिंग फंड भाई कभी कभी हमको देखने को मिलता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर, हालांकि ये पूरी तरीके से एस्टिमेट का नहीं है, पार्ट थोड़ा सा अलग है ये टॉपिक हटकर। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए कि सिंकिंग फंड जो हमारा का रिलेशन कैपिटल रिकवरी फैक्टर से कैसे है। तो अगर हम सिंकिंग फंड में क्या कर दें, इंटरेस्ट ऑफ रेट को जोड़ दें, तो ये बन जाता है हमारा कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो ये फार्मूला टाइप का है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कह रहा है एक ठेकेदार ने 30 टेम्परेरी सेट बनाए 90 दिन में, ठीक है ना। कितने बनाए? 30 टेम्परेरी सेट बनाए 90 दिन में, और फिर कह रहा है कि वो भी कितने 10,000 यूनिट बनाए, ठीक है ना। 20 डेज लेटर, फिर 20 दिन बाद क्या कह रहा है? 20 दिन बाद द कॉन्ट्रैक्टर हैज फिनिश्ड 8 सेट, कॉन्ट्रैक्टर ने 8 सेट को फिनिश कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 30 दिन में टेम्परेरी सेट बनाने हैं, क्या ना 30 टेम्परेरी सेट बनाने हैं। ओके चलिए, 30 टेम्परेरी सेट बनाने कितने हैं? 90 दिन में बनाने हैं। ओके, और कितने रुपए देने हैं इसको? हमें 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर यूनिट का देना है, यानी एक सेट का 10,000 रुपये, ठीक है। 20 डेज लेटर, यानी अब 90 दिन में से 20 दिन निकल गए, 20 डेज लेटर। ओके, 20 डेज लेटर निकल गए हमारे 20 दिन। कह रहा है केवल 8 सेट जो है, 8 सेट बन पाए। कितने बन पाए? 8 सेट, 8 सेट हमारे जो है बन पाए। अब कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट 8 सेट की जो ये ले रहा है 20 दिन बाद, वो कितने ले रहा है? 85,000 रुपये ले रहा है। कितना ले रहा है? 85,000 रुपये ले रहा है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट? तो कह रहा है प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो आप एक चीज कैलकुलेशन करके देखिए कि इस हिसाब से 8 सेट को अगर ये 20 दिन में बना देता है,
अगर मैं ये कहूँ कि इसने 20 दिन में 8 सेट बनाए हैं तो एक दिन में कितना सेट बनाएगा? 8/20। तो 30 सेट भाई 20 दिन में 8 सेट बनाया है तो एक दिन में कितना सेट बनाएगा? 8/20। तो 90 दिन में कितने सेट बना देगा ये इस हिसाब से? तो 8/20 गुणा 8/20 गुणा 90। ठीक, तो देखिए जरा कितना आ रहा है, 8/20 गुणा 90, ये रहा 36 सेट आ रहा है कि इस हिसाब से ये कितना सेट बना देगा भाई? 36 सेट बना देगा, 36 सेट। मतलब मैं कहूंगा प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो तो अंडर रन कर रहा है। क्या कर रहा है? अंडर, मतलब ये काम जल्दी से कर रहा है। तब प्रोजेक्ट ऑन टाइम है? नहीं, ऑन टाइम नहीं है। द प्रोजेक्ट टाइम इज ओवर टर्न, मतलब ज्यादा डिले हो रहा है? नहीं हो रहा है। द प्रोजेक्ट टाइम इज अंडर रन, मतलब भाई 90 दिन में 30 बनाने वो 36 बना देगा इस हिसाब से अगर ये स्पीड चलेगी काम की। तो प्रोजेक्ट टाइम अंडर रन है? बिल्कुल रन है। प्रोजेक्ट ऑन टाइम है? नहीं है ऑन टाइम। तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट इज अंडर रन एंड कॉस्ट ओवर टर्न। और कॉस्ट किसकी कितनी ज्यादा है भाई? क्यों ज्यादा है? 10,000 रुपये सेट के हिसाब से, 10,000 रुपये सेट के हिसाब से 8 सेट का 80,000 लेना चाहिए था, पर ले कितना रहा है? 85, 5,000। तो कॉस्ट तो ओवर हो गई, टाइम अंडर हो गया। तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे हम, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, देखा जरा क्या बोला गया है। इफ द एक्सकवेशन ऑफ अर्थवर्क इज डन मैनुअली एट ए कॉस्ट ऑफ इतना रुपया पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना पर मीटर क्यूब। तो फिर कह रहा मशीन एंड एक्सकवेटेड ऑफ फिक्स्ड रुपी 60,000 प्लस इतना। कह रहा है कि उसी चीज को, मतलब जो चीज मैनुअली होती है इतने रुपए के हिसाब से, उसी चीज को 60,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट इतने के हिसाब से जो है मशीन से कर रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर विच ऑफ द एक्सकवेशन बाय मशीन विल बी इक्वल टू द मैनुअल। ये कह रहा है कि मशीन से एक्सकवेशन जो हमने किया है वो एक्सकवेशन हमारा मैनुअल जो है, मैनुअल एक्सकवेशन जो हमारा है, मैनुअल एक्सकवेशन क्या है? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जरा, मशीन एक्सकवेशन की अगर बात करें तो उस कंडीशन में भाई मशीन एक्सकवेशन की अगर बात करो आप, तो वो कह रहा है कि 60,000 प्लस। अब मैंने माना कि वो एक्स क्वांटिटी मतलब जो है वो कर रहा है, मतलब खोद रहा है एक्स क्वांटिटी, एक्सकवेशन क्वांटिटी माना एक्स है ना। तो 60,000 प्लस 20 इतना, तो 20 रुपये, 60,000 प्लस 20 तो मैं कर दूं एक्स, ठीक है ना, बराबर 80 मीटर रुपए है। तो क्वांटिटी मानी मैंने एक्स। भाई मैं दोनों में अगर, मतलब मेरा कहने मतलब ये समझिए जरा, छोड़िए अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो रुकिए दोबारा से। पहले इतना बताओ कि आपको ये समझ में बात आती है कि नहीं आती कि भाई मशीन से अभी आप बराबर सब हटा दो, छोड़ो, क्योंकि एक साथ अगर करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि माना खुदाई का अमाउंट एक्स है, माना खुदाई का अमाउंट जो है बराबर एक्स है, ओके। तो मैनुअली मैं खोद रहा हूं, मैनुअली अगर मैं मिट्टी खोद रहा हूं तो उस कंडीशन में 80 रुपये पर मीटर क्यूब के हिसाब से खोद रहा हूं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 गुणा एक्स। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ जरा, हो जाएगा इतना? 80 पर मीटर क्यूब के हिसाब से खोद रहा हूं तो मैं एक्स क्वांटिटी खोदने के लिए मैं इतना मेरा बनेगा पैसा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मशीन से करता हूं, ये चीज़ मशीन से करता हूं, तो कह रहा है कि हमारी 20 रुपये पर किलोमीटर, मतलब 20 रुपये, मतलब जो है 20 मीटर क्यूब खोदता हूं तो उसके लिए माना एक्स अमाउंट खोदा है। तो कह रहा है कि भाई इसमें हमको मतलब 60,000 जो है और भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये कह रहा है। अब कह रहा है अगर ये दोनों बराबर हो जाए, आगे कह रहा है ना इक्वल, बिल भी मशीन से और मैनुअल इक्वल हो जाए, तो बस कर दीजिए 20x प्लस 60,000। ये एस्टिमेट का कम, रीजनिंग का ज़्यादा सवाल लग रहा है। उधर जाएगा 60x आ जाएगा, 60,000 ये आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितना जीरो इसमें? 6, 4 जीरो है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20x, 80x, 60x, 60 6 कम 6, 3 जीरो आ गया। 1,000 मीटर क्यूब आपकी वैल्यू आ गई। देखिए ऑप्शन हमारा हो गया बी इज द राइट आंसर। सही है? कोई डाउट हो तो बोलो। 69 नंबर देखो जरा क्या कह रहा है। ईंटों को लोगे आप 1000 में, ईंटों को आप लोगे 1000 में, सैंड को लोगे आप मीटर क्यूब में,
मार्बल या स्टोन स्लैब को लोगे आप स्क्वायर मीटर में, कोल तार को ले लोगे आप मीटर टन में, जो भी ऑप्शन लगे लगा लीजिएगा, ठीक है। कोई लग रहा भी या नहीं देख लो जरा, पहले का तीसरा, दूसरे बी का चौथा, सी का पहला, तो ऑप्शन ए ही लग रहा है इसका, सही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या बोला गया है 70 कि वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, कह रहा वैल्यूएशन की जरूरत होती है फिक्सिंग द रेंट, रेंट फिक्स करने के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, एकदम सही है। स्टैंडर्ड रेट इज जनरली, याद कीजिए ऐसे मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, तो रेंटल मेथड वैल्यूएशन हम क्वेश्चन करते हैं तो उस कंडीशन आपको क्या सीखने को मिलता है कि भैया ये जो जनरली रेटेड होता है ना, वो वैल्यू भी चाहिए, उसमें कॉस्ट भी हमारा इंक्लूड होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी की वैल्यू मिलती है, तो हम कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। ये पढ़ा है आपके न्यूमेरिकल, जब हम वैल्यूएशन करते थे, याद कीजिए मैं बोलता था कि एक व्यक्ति की बिल्डिंग 70 लाख रुपए की है और उसका वो चाहता है कि 10% रिटर्न मिले और इसका नेट इनकम इतना है, आउटगोइंग इतना है, तो सारी चीज़ें वही बात कर रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न पता होता है, कॉस्ट पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसी से हमको स्टैंडर्ड रेंट मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, There are two statement. In limit state method, the partial safety factor for concrete is 1.5, steel 1.15. All right, बिल्कुल सही बात है। क्यों? लिमिट स्टेट जनरली प्रोवाइड्स एक मोर इकोनॉमिकल डिजाइन, सही बात है। इन LSM पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कॉन्क्रीट ग्रेटर देन स्टील, ये बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। RC बीम ऑफ 200 मीटर विड्थ, 200 मीटर विड्थ और 300 इफेक्टिव डेप्थ, 415 है। 415 आपसे पूछा लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी पूछा गया है, तो भैया हमने बता रखा है लिमिटिंग MR लिमिट ग्रेड ऑफ स्टील डिपेंड करता है। 415 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है 20, बी कितना है 200, डी कितना है 300। आपको निकालना है इसमें किलो न्यूटन मीटर में, तो 10 का पावर -6 कर देंगे, तो इसका जवाब जो हो जाएगा 0.138 इंटू FCK बी, अच्छा डी स्क्वायर, तो 49.68 किलो न्यूटन मीटर, 49.68 किलो न्यूटन मीटर, सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्री टेंशनिंग यानी पहले टेंशनिंग कर रहे हो आप। इन प्री टेंशनिंग टेंडेंसी टेंशन बिफोर प्लेसिंग, ऑब्वियस बात है कि हम कॉन्क्रीटिंग करने के पहले टेंशन देते हैं प्री टेंशनिंग में, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। तो एक पोस्ट टेंशनिंग होता है, पोस्ट टेंशनिंग में पहले कॉन्क्रीट को बनाते हैं, कॉन्क्रीट हार्ड होता है, फिर हम उसमें टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आपको प्री के अकॉर्डिंग बातें बतानी है। इन प्री टेंशनिंग ट्रांसफर द कॉन्क्रीट थ्रू द बॉन्ड आफ्टर द कॉन्क्रीट हार्डन, ठीक है ना। तो बोलता है कि प्री टेंशनिंग मेथड में कॉन्क्रीट के कठोर हो जाने के बाद बॉन्ड के माध्यम से प्रतिबल कॉन्क्रीट की स्थानांतरित होती है, बिल्कुल सही बात है। आपका जो ट्रांसफ़र होता है बॉन्ड एक्शंस होता है प्री के अंदर में, और आपका बियरिंग ट्रांसफ़र होता है पोस्ट के अंदर में, तो ये भी बात सत्य है। इन प्री टेंशनिंग एंड एंकरेज रिमेन्स परमानेंटली एम्बेडेड इन द मेंबर टू होल्ड द टेंडन वायर। प्री टेंशनिंग में लास्ट वाला एंकर को हम कट कर देते हैं जब वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, तो तीसरी बात गलत है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कॉम्बिनेशंस होते हैं 3, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थ लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। अब बताया कि इसमें कौन सा सही है भाई। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को हम करते हैं किसके ऊपर, वर्किंग के ऊपर, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को करते हैं अल्टीमेट लोड के ऊपर। तो अब आपको ऑब्वियस बात है कि फैक्टर आपका ज़्यादा होगा नहीं, तो 1.5 नहीं होगा, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका अल्टीमेट वाली वैल्यू है। आपको सर्विस की बताया गया, सर्विस आपका वर्किंग पे होगा, तो सी आपका इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के रिगार्डिंग। स्फेरिकल डम इज प्राइमरी सब्जेक्टेड टू,
जो हम स्फेरिकल डम बनाते हैं उसके ऊपर क्या होता है, पूरा एक सर्कुलर होता है, जिसके कारण उसके अंदर में हुप आता है, हुप स्ट्रेस आता है। तो आप बोलोगे मेरिडियल ट्रस्ट और हुप स्ट्रेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए जो भी हम स्टैम का साइज, जो भी आप हिल लेते हो, टोए लेते हो, ये सारी चीज़ें हम एज्यूम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल हाइट। बिल्कुल सही बात है, जो हाइट ऑफ वॉल होता है हमारा, स्टैम का हाइट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ वॉल इज चेक्ड अगेंस्ट ओवरटर्निंग डेवलप्ड बाय द रिटेन्ड सॉइल। तो स्टेबिलिटी जो हम चेक करते हैं अगेंस्ट द अर्थ प्रेशर डेवलप्ड बाय द रिटेन्ड सॉइल, सॉइल के कारण ही तो उसकी उसकी स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं। द डिजाइन ऑफ स्टैम टो हिल इज कैरिड आउट विदाउट कंसिडरिंग बेंडिंग मोमेंट। बिना भाई बेंडिंग मोमेंट के आने, बेंडिंग हम क्रिटिकल से बेंडिंग निकालते हैं, उस बेंडिंग मोमेंट की हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सत्य क्या है, पहला और दूसरा सत्य स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 77, द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मेन और लॉन्ग रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट मेंबर। क्या कारण है भाई, इसका मेन काम क्या है? टू रेजिस्ट द प्राइमरी टेंशन स्ट्रेस। बिल्कुल बात है, टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है ड्यू टू बेंडिंग एक्शन। सबसे महत्वपूर्ण बात, टू रेजिस्ट कॉन्क्रीट कैरिंग, टू असिस्ट द कॉन्क्रीट सेक्शंस इन कैरिंग स्ट्रक्चर लोड सेफली अंडर सर्विस एंड अल्टीमेट कंडीशंस। बिल्कुल बात सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सिंपली सपोर्ट आरसीसी बीम है, उस बीम की लंबाई है 10 मीटर, सेक्शन साइज दिया है 200 mm और 300 mm। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब ये मोमेंट दिया हुआ 18 किलो न्यूटन। आप बोलता है कि उसमें कितना एक्सटर्नल यूडियल लोड लगाया गया है, अप्लाइड द बीम सेल्फ वेट दिया गया है इतना। तो भाई बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्ट का WL²/8 होता है। तो टोटल लोड W है ना, और बोला सेल्फ वेट 1 है। तो बताओ कितना टोटल लोड दिया गया भाई, टोटल लोड निकाल लो। ये आपको दिया गया 18, ये क्या है 18। आपको टोटल लोड निकाल दो, L² कितना आ जाएगा, L दिया है 10 का स्क्वायर अपॉन 8। तो बताओ यहाँ से W कितना आ जाएगा, W इजिकल टू 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, 1.44 किलो न्यूटन पर मीटर। और आपका सेल्फ वेट कितना है, तो एक्सटर्नल लोड आपसे निकालना है। तो टोटल लोड माइनस सेल्फ लोड, वेट सेल्फ लोड, टोटल क्या है 1.4, सेल्फ लोड कितना हो जाएगा 1। तो आपको एक्सटर्नल लोड कितना दिया गया है 0.44 किलो न्यूटन पर मीटर। सही जवाब ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम फुटिंग। भाई वर्क वी आर एक्सिक्यूटेड, हमने कॉलम बना रहा हूँ, कॉलम फुटिंग। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग मेजरमेंट। तो आपको सीक्वेंस पूछा है, बहुत बेसिक बात है, अगर आप फील्ड में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो समझ जाओगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशन करेंगे बनाने के लिए फाउंडेशंस को, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, बैकफिल नहीं भाई, उसके बाद हम लेवलिंग करेंगे। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे, पहले हम फॉर्म वर्क बनाएंगे, फॉर्म वर्क बना लिए, फॉर्म वर्क डालेंगे। तो तीसरा फॉर्म वर्क डालें, फॉर्म वर्क के बाद स्टील इंसर्ट करेंगे, उसमें स्टील को डाला गया है हमें। उसके बाद क्या होगा, रेनफोर्समेंट की फिलिंग करेंगे, पांचवा ये हो गया। फिर क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग हो गया आपका पांचवा छठा। और फिर उसके बाद बैक फिलिंग करेंगे सॉइल का सातवां। तो ACF इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। हम थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट और एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है। जब भी हम कोई भी बीम की हम डिजाइनिंग करते हैं दोस्त, तो हम क्या करते हैं, दिस इज द बीम, आपने स्टील प्रोवाइड किया है, दिस इज द स्टील। तो जैसे जैसे हम सपोर्ट की तरफ आते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा बेंडिंग कम होता है। हम डिजाइनिंग मैक्सिमम के लिए बोलते हैं, तो इसको हमने बोल दिया ये क्या है, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। लेकिन वास्तव में हम वहाँ कट ना करके, हम स्टील को कट करते हैं ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोलता है वहाँ कट ना करके हम थोड़ा सा दूर पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, नहीं
जहाँ हमने कैलकुलेशन किया वो क्या है, टीसीपी है, थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। तो सारा कैलकुलेशन यहाँ होता है, लेकिन वास्तव में कट कहाँ करते हैं, एसीपी पे करते हैं। तो ये पूछा गया कि इन दोनों की दूरी कितनी होती है, तो इफ़ेक्टिव डेप्थ और बार ऑफ आई का मैक्सिमम होता है। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, डेवलपमेंट लें 12 डायमीटर ऑफ बार और इफेक्टिव विच एवर इज ग्रेटर, तो बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी और 12 फाई। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 12 डायमीटर ऑफ बार, इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा टीसीपी और एसीपी के बीच का दूरी होगा। अगला सवाल हमारा है सर्वे का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ कंटूर प्लान। कह रहा कंटूर प्लान का यूज कौन सा नहीं है। हम रिजर्वर कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कंट्रोल प्लान से आप रिजर्वर कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं, आप रूट लोकेशन कर सकते हैं, किसी डैम की साइड का लोकेशन को एज्यूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दूसरा, रोड पर इंडिविजुअलिटी पता कर सकते हैं, रेलवे के एम्बैंकमेंट की अर्थ फिलिंग एंड कटिंग पता कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, है ना। ड्रेनेज एरिया पता कर सकते हैं, ड्रेनेज की लोकेशन पता कर सकते हैं। तो क्या टू फाइंड आउट द आरएल पता करने के काम में नहीं आता है भैया ये। ट्रेसिंग कंटूर ग्रेडियंट और लोकेशन ऑफ रूट पता कर सकते हैं, इंडिविजुअलिटी पता कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, ग्रेड ऑफ वर्टिकल कर्व कैन बी एक्सप्रेस इन। आप जानते हैं कि कर्व का जो ग्रेड होता है वो परसेंटेज में भी होता है और ऐसे भी होता है कि 1 इन इतना। आप देखा है ना 1 इन x ऐसा, तो ये इस परसेंटेज में भी होता है, इसमें भी होता है। तो परसेंटेज एंड रेशियो दोनों में होता है। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी 82 का। क्लियर है। आगे देखेंगे 83, ईडीएम कैन बी यूज्ड अप टू रेंज 100 किलोमीटर वाइल टाइप ऑफ यूज रेंज अप 3 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि हमारा कौन सा ईडीएम जो है वो 100 किलोमीटर तक की रेंज के लिए यूज होता है, और कौन सा ईडीएम हमारा जो है 3 किलोमीटर तक की रेंज के लिए यूज होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं वो 100 किलोमीटर तक के लिए और इंफ्रारेड होती हैं 3 किलोमीटर तक के लिए। तो इसको आपको याद रखना है कि ईडीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट अगर कर रहे हैं हम माइक्रोवेव की मदद से, तो उस कंडीशन में 100 किलोमीटर तक हम यूज़ कर पाएंगे इसे, और अगर कर रहे हैं 3 किलोमीटर तक के लिए तो हम इंफ्रारेड का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, 83 का डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला 84, क्या बोला गया है, टोटल स्टेशन सर्वे वर्क चल रहा है तो आपको लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग के लिए यूज क्या करते हैं, फुट स्क्रू यूज़ करते हैं, और एग्जैक्ट सेंटरिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम ऑप्टिकल फिलामेंट यूज कर सकते हैं। तो देखें जरा, ट्राइपॉड लेग स्टैंडर्ड्स नहीं, स्टैंडर्ड तो नहीं करेंगे। ट्राइपॉड लेग लेबलिंग फुट स्क्रू एंड ऑप्टिकल फिलामेंट ये हो सकता है। ऑप्टिकल फिलामेंट एंड ऑटोमेटिक कंपनसेटर नहीं, ऑप्टिकली ट्राइपॉड सर्कुलर बेबल। तो मुझे लगता है कि हमारे फुट स्क्रू बहुत जरूर यूज होते हैं लेबलिंग पर्पज में, और ऑप्टिकल फिलामेंट सेंटरिंग के लिए होगा, ये लेबलिंग के लिए होगा, ट्राइपॉड तो होता ही होता है। तो मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारा बी आंसर है। तो 84 का हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, वर्टिकल कर्व हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा क्रैश टाइप का, एक सैग टाइप का। तो देखिए एक हो गया हमारा सैग कर्व हो गया, एक क्रैश कर्व हो गया, सही है। लेकिन रिवर्स का ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, कैसा है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया देखें, 86 में बोला गया कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, ये कह रहा है ईडीएम के बारे में हमको बात करनी है। आप ईडीएम के बारे में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रो, देखें जरा ऐसे डिस्टेंस मेजरमेंट की अगर बात करना आपसे कभी, डिस्टेंस मेजरमेंट की अगर आपसे बात करें तो क्या डिस्टेंस मेजरमेंट 3 तरीके से होता है। एक होता है हमारा डीडीएम, एक होता है हमारा ईडीएम, एक और होता है हमारा ओडीएम मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट और ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। तो 3 तरह से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इन टाइप ऑफ ईडीएम, कह रहा है कि ईडीएम में हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम मतलब कांच वगैरह का यूज करके हम इस चीज़ों को करते हैं आगे। तो आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं इसमें भी, और हमारे जो है ऑप्टिकल सिस्टम का यूज किया जाता है ईडीएम में भी। तो हम कहेंगे हाँ ये ठीक है, कह रहा है ईडीएम का ही एक टाइप है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ईडीएम सिस्टम, अब ईडीएम क्या होते हैं कि आप जैसे यहाँ पर टोटल स्टेशन मशीन है या कोई भी ईडीएम मशीन मान लीजिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी कमांड देंगे, वो जाएगी, तरंग सामने लगे हुए रिफ्लेक्टर से टकराएगी और टकरा कर फिर वापस आएगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके स्क्रीन पर वो रीडिंग को दिखाएगी। तो ये कह रहा है कि ईडीएम सिस्टम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द ट्रांसमिट वेव वन एंड। कह रहा है कि हमारा ये सिद्धांत पर काम करता है कि हमारी जो ट्रांसमिट वेव है वो एक एंड से चलती है और इट्स रिसेप्शन एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पर वो रिसीव होती है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, सही है। तो बोथ 1 और 2 यानी 86 का हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे देखते हैं ना, अगला सवाल क्या बोला गया कि पैराबोलिक वर्टिकल कर्व है, कोई पैराबोलिक वर्टिकल कर्व है और प्लस 0.7 ग्रेड है और माइनस इतना। इसका मतलब ये कर्व जो हो गया ना वो ऐसा हो गया, प्लस पर तो चला गया ऊपर और माइनस पर आ गया नीचे, ऐसा हो गया। यानी यहाँ से हमारा जो ग्रेड है, यहाँ का जो ग्रेड है वो कितना है हमारा, G1 बराबर प्लस 0.7%, और यहाँ से जो ग्रेड मिला है वो हमारा कितना है देखें, वो हो जाएगा हमारा माइनस 0.6%, यानी G2 हो गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला गया है कि द चैनेज एंड RL एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है कि जो हमारा चैनेज और RL जो इंटरसेक्शन का होता है, तो इंटरसेक्शन हमें कहाँ मिलता है, इसके लगभग मिडिल पॉइंट पर, यहाँ, सही है ना। कह रहा इंटरसेक्शन का जो RL है वो कितना दिया गया है, देखें हमारे पास इंटरसेक्शन का जो RL है वो दिया गया है हमें 1000 मीटर। तो इंटरसेक्शन का RL द चैनेज एंड RL, तो चैनेज तो 1000 है, चैनेज कितना है हमारा 1000 है, चैनेज कहाँ है 1000। आप जानते हैं ये जो हमारे जो पैराबोलिक कर्व होता है उसका क्रेस्ट कहाँ मिलता है हमको, बिल्कुल मिडिल में, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलता है, मिडिल में। तो चैनेज तो हमारा कितना हो गया, इसका चैनेज हो गया इसका कितना हमारा 1000 हो गया, और RL 1000 मीटर, और RL कितना इस पॉइंट का हमारा 250 मीटर है, ओके। फिर बोला कि द एडमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इतना है पर मीटर चैनल लेंथ। तो टेंजेंट पॉइंट, जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट होता है उसे पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं, जिस पॉइंट पर खत्म होता है उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। हमसे कहा टेंजेंट पॉइंट के ही हमें टेंजेंट पॉइंट के ही वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, कर्व की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कर्व की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, G1 माइनस G2 अपॉन R इंटू L, यही होता है ना। तो L की वैल्यू चैन लेंथ, सॉरी, तो चैन लेंथ तो आप यही लगा दिए पहले तो देखें जरा L, G1 कितना हमारा +7 प्लस 0.07 है, माइनस ब्रैकेट G2 कितना है हमारा माइनस 0.6% है, ठीक, अपॉन R कितना हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना 0.05%, 0.05% ये हो गया इंटू 20। जरा कैलकुलेशन करेंगे कितना बताएंगे, देखो जरा कितना आ रहा है इसका, इसे कैलकुलेशन करके देखते हैं एक बार। तो ये आ रहा है हमारा 0.07 प्लस 0.06, 0.06 है, 0.7 है ये केवल, है ना, 0.7 और प्लस 0.6 और डिवाइडेड बाई 0.0405 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यार हमारा 520, यानी कर्व की जो लंबाई हो गई हमारी कितनी हो गई 520 मीटर। मतलब कर्व ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 520 मीटर चलता है। तो 520 मीटर कर्व अगर पूरा चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तब उस कंडीशन में मिडिल तक पहुँचने में इसको कितना दूरी चलना पड़ेगा, मिडिल तक कितना 260, 26 दूनी 52, 260 यहाँ और 260 यहाँ। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ का चैनेज 1000 मीटर है तो यहाँ का चैनेज 1000 मीटर कम होगा, तो 1000 माइनस 260, 740 तो इसका आ गया, और उसका हो जाएगा हमारा 1260। हो गया ऑप्शन कौन सा, चौथा, सही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। चलिए इसमें आपको देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा कि सबसे पहले आप क्या करिए, आपको बियरिंग दे रखी है और लेंथ दे रखी है ना। तो मिसिंग लेंथ पता करने के लिए क्लोज टेबर से आप लैटिट्यूड डिपार्चर कीजिएगा, तो लेंथ कैलकुलेशन है इसकी। तो अभी चलिए देखते हैं इसको, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारे पास आता है अर्बन इंडिया के लिए। आपका हाईवे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। विच टाइप ऑफ रोड सजेस्टेड विथ डिजाइन ऑफ, ठीक है, डिजाइन ऑफ, यहाँ पर अगर आप बात कर लें कि अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो आप उसे कौन से कंडीशन में रखेंगे। तो सबसे अच्छी क्लास की जो रोड होगी कौन होगी, वो आर्ट्रियल होगी। बाकी सब 50, 45, 30 इस प्रकार से रखेंगे। सेफ स्पीड लिमिट, अपर सेफ स्पीड लिमिट जो रखी जाती है उससे हम लोग यहाँ किसको बोलते हैं, 85th परसेंटाइल स्पीड को। 15th परसेंटाइल को यहाँ पर जो 15th परसेंटाइल होता है यहाँ पर हम लोग कंजेशन को अवॉइड करते हैं, भीड़ भाड़ को। 98th पर ज्योमेट्री डिजाइन करते हैं, और 30th परसेंटाइल पर हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करते हैं। अगला प्रश्न, इन द कंटेस्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड
एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ 3ES। 3E's का मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है, 3 जो ई आता है इसका क्या यहाँ पर यूज आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसके लिए होता है, कंडक्टिंग कम्युनिटीज सेमिनार्स, ठीक है, अबाउट द डेंजर ऑफ रनिंग रेड लाइट। जैसे आपके पास ये एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर बात की जाती है। ट्रैफिक साइन इंडिकेट स्पीड लिमिट ऑन रोड शुड बी। ट्रैफिक साइन जो दिया जाता है रोड स्पीड लिमिट, वो किसके लिए वो स्पीड लिमिट अगर करना है तो स्पीड लिमिट सर्कुलर शेप में दिया जाएगा, सर्कुलर शेप में दिया जाएगा, और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो आपका व्हाइट कलर में होगा और बॉर्डर किस में होगा, रेड कलर में होगा। ये जो ट्रायंगुलर शेप रखते हैं जिसका अपेक्स यहाँ पर, यहाँ वो स्टॉप के लिए दिया जाता है, ट्रायंगुलर के लिए, इसका बैकग्राउंड रेड और बॉर्डर व्हाइट होता है। सॉरी ट्रायंगुलर उसके लेते हैं, सॉरी गिववे के लिए स्टॉप दिया जाता है ऑक्टागोनल शेप। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, बताना आपको मेथड यहाँ दिया गया रोड कंस्ट्रक्शन का, निम्नलिखित में से कौन सा गुण यहाँ पर आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का यहाँ पर मेथड आपको समझेंगे। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट ड्यूरिंग रेन एंड वाटर गेट्स कलेक्टेड बिटवीन द फिनिश्ड बेस नीड कंप्लीट डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक। ऐसी जगह पर एक हम लोग अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट बे मेथड। अल्टरनेट बे मेथड हम लोग यहां पर यूज करेंगे। स्पॉट स्पीड, रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड, स्पेस मीन स्पीड। द एवरेज स्पीड मेंटेन्ड बाय व्हीकल ओवर अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ स्पीड, इसी को हम लोग स्पेस मीन स्पीड कहते हैं। इफेक्टिव स्पीड विथ विच व्हीकल ट्रावर्स अ पर्टिकुलर रूट बिटवीन टू टर्मिनल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका लास्ट वाला है, ठीक है, तो यहां से स्ट्रेच पे अगर दिया तो हमारा वो हो गया, दो टर्मिनल के बीच में दिया तो ये ओवरऑल स्पीड की बात यहां पर करेंगे। तो हमारे पास आपके पास यहां पर फोर्थ का ए कहीं आपको दिख रहा है, फोर्थ का ए, यहां पर ये वाला उत्तर बन जाएगा, 4 का सी बनने लगेगा, ज्यादा बेहतर 4 का सी बनने लगेगा। कई जो इसमें डिफिनीशन है वो लगभग एक जैसा यहां बिहेव कर रहे हैं। चलिए यहां से अगर आप मिलाइए यहां से तो इसका उत्तर आपका मिल जाएगा 4 का जो है सी बन जाएगा। स्पेस मीन स्पीड, देखो दो डिफिनीशन यहाँ के साथ बन रहे थे स्पेस मीन स्पीड का, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच भी सही होता है और एक रोड लेंथ एट एनी टाइम। तो यहाँ पर ज्यादा उत्तर हमारा 4 का सी ऑप्शन के हिसाब से हम चेक करेंगे। पहले का हमारे पास किसी इंस्टेंटेनियस सेक्शन पर हम निकालते हैं तो वो हमारा स्पॉट स्पीड होता है, ठीक है, इसका डी बन जाएगा। रनिंग स्पीड जो होगा, रनिंग स्पीड वो हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल स्पीड जो होगा वो टू टर्मिनल के बीच में होगा। उत्तर हमारा यहां से कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। What is the recommended maximum value of super elevation under normal condition for broad gauge? ब्रॉड गेज के लिए अगर आपको ध्यान रखना होगा डेटा, ये रेलवे का प्रश्न है, तो अगर आपका 100 किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड नॉर्मल मानते हैं तो हम लोग 165 mm या 16.5 सेंटीमीटर देते हैं। यही अगर 100 से ऊपर हो जाता तो वैल्यू 18.5 आपको देखने को मिल जाता। विंडरोज डायग्राम, इसका जो पर्पज होता है ये आपका रनवे ओरिएंटेशन की बात करता है। ध्यान देंगे, ये आपका रनवे ओरिएंटेशन विंड का जो आप लोग रनवे बनाते हो इसी के हिसाब से बना देते हो। टनलिंग मेथड इज यूज फॉर लेइंग अंडरग्राउंड सीवर, ये पहले भी पिछले वाले भी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया था। इसके लिए अलग अलग मेथड जहाँ जहाँ यूज करते हैं टनलिंग के लिए, जब सीवर बिछाते हैं
तो यहाँ पर हम लोग आर्मी मेथड का यूज करते हैं। आपके बाद डिटेलिंग करने की जरूरत पड़ेगी इन सारे मेथड के, टनल वगैरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो। टू सॉर्ट आउट द सपोर्ट, टू सॉर्ट आउट द सपोर्ट रिएक्शन इन टू हिंज आर्च विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। तो कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे? चूंकि हम यहाँ पर जब टू हिंज आर्च की बात करेंगे तो ये 1 डिग्री से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसी जगह पर आप इक्विलिब्रियम से रिएक्शन नहीं निकाल पाते, तो ऐसी दशा में आपको लोड निकालने के लिए कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। मैकलेज मेथड स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरी आप कॉलम के लिए, एडीज थ्योरम ये आपका, इसमें से क्या कह रहा है आपसे कि आपको मैच करना है, तो यहाँ पर एडीज थ्योरम किसी से यहाँ मैच नहीं होगा भाई, लीनियर आर्च भले आप ले लीजिए। तो मैकलेज थ्योरम स्लोप डिफ्लेक्शन पी का पहला, सॉरी ए होना चाहिए, ए बी सी, ए का पहला, आइलर्स थ्योरी आप कॉलम, बी का तीसरा, ए का पहला बी का तीसरा, और जो एडीज थ्योरम है ये टॉर्सन आप सॉफ्ट के लिए नहीं यूज करते, ये लीनियर या थ्योरेटिकल या फनिकुलर आर्च के लिए देते हैं। इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन सा बन जाएगा? सेकंड ऑप्शन। एक आखिरी प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। आपको काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी यहां पर बताना है। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी आप किसी ज्वाइंट पर जा करके चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताना क्या ये ज्वाइंट कोई किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाने के लिए स्वतंत्र है? सर नहीं है। सर ये ज्वाइंट 3 तरीके से मोशन कर सकता है 2D में, और तीनों दिशाओं में इस पे रिएक्शन है, इसलिए यह मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए इस ज्वाइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, या डी के बोल सकते हैं। ये रोलर है, अकेले एक वर्टिकल डायरेक्शन में ही विरोध करेगा, बाकी ये ना हॉरिजॉन्टल में कर सकता है और ना मूवमेंट को रजिस्ट कर पाएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी डी के की जो संख्या है वो 2 हो जाएगी, यहाँ 0 यहाँ 2, उत्तर बन जाएगा आपका डी ऑप्शन। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका 4 सब्जेक्ट मैंने आपको, एक ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आपका पीएचई, सोम, और छोटा सा स्ट्रक्चर का पार्ट था मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू।